जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, अभिनंदन क्लास रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम अपने उन प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो यूपीपी का एग्जाम दे के आए थे, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा यूपीपी री एग्जाम होना है, उनके लिए मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मानसिक अभिरुचि। अब ये चैप्टर महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि रीजनिंग के 55 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के आ गए थे। विद्यार्थी के हालत खराब हो गए, वो समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन अब मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मानसिक अभिरुचि के सिलेबस में जितना कुछ है वो सब कुछ मैं आपको 4 से 5 लेक्चर में कवर करा दूंगा। और फिर ये जुबान दे रहा हूँ आपको कि आप इन 13 क्वेश्चन को आगामी दिनों में होने वाले एग्जाम में छोड़ के नहीं आने वाले हैं। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। 4 से 5 क्लास में मैं पूरा सिलेबस मानसिक अभिरुचि का कवर करा दूंगा। अब मानसिक अभिरुचि का जो सिलेबस है उसमें एक महत्वपूर्ण भाग है जनहित। ये सबसे पहले मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया ही था और आएगा भी। तो सबसे पहले आज जनहित कवर कर लेते हैं। आज के लेक्चर में आप जनहित को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, यानी आज के क्लास के बाद आप जनहित का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए मानसिक अभिरुचि शुरू करते हैं। अब बात यह है कि मैं मानसिक अभिरुचि आपको पढ़ाने के लिए इतना परेशान क्यों हूं, उसका एकमात्र रीजन है, आप एग्जाम दे के आए हैं तो आप ये समझ गए हैं कि 55 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि का रख दिया था। और बात 13 क्वेश्चन का नहीं है, बात है एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। और अगर 13 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर, तो आप समझ रहे 26 नंबर की बात है। अब सोचने वाली बात है, अगर कोई विद्यार्थी 26 नंबर ले लिया तो पता है कितने बच्चे पीछे जाएंगे? अरे लाखों बच्चे पीछे जाएंगे और कोई रोक नहीं सकता कि उसके वर्दी ना मिले। अब बात है 26 नंबर कैसे तैयार कराया जाए। तो अगर आप मेरे पढ़ाए हुए आगामी 4 या 5 लेक्चर देख लेते हैं तो आपका ये 26 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। इस बात का मैंने जुबान दिया है आपको। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज से मैं आगामी 4-5 लेक्चर में आपका ये 26 नंबर कवर करा दूंगा। अब बात है मेरा पढ़ाने का तरीका इस बार कैसा होगा। तो इस बार मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा, क्वेश्चन आएगा जिस तरह एग्जाम में आता है, फिर उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित फैक्ट वाली बातें करूंगा, है ना। क्वेश्चन से ही फैक्ट बात करूंगा। तो अब इस जनहित वाले टॉपिक में मैं आपको 46 क्वेश्चन आज कराने वाला हूं। इस 46 क्वेश्चन के बाद आप एकदम बिंदास रहिए, एग्जाम हॉल में चुपचाप जाके बैठिएगा, आराम से आप इसके क्वेश्चन उड़ा पाएंगे। शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मानसिक अभिरुचि। कौन सा टॉपिक? जनहित। जनहित। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही बन गया कि जनहित से क्या तात्पर्य। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही बन गया, जनहित से क्या तात्पर्य। तो आइए, आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे। जन का मतलब हो गया जनता, हित तो जानते ही हैं, अर्थात जनता का हित जनहित है। आज वाले क्लास में हम जनता का हित करने वाले हैं। तो जनहित, जन मतलब जनता, हित तो हित है, जनता का हित जनहित है। और जनता का हित होने का मतलब सार्वजनिक हित हो गया। सार्वजनिक हित हो गया। अरे क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। जनहित से क्या तात्पर्य है? जनता, जनता का हित, सार्वजनिक हित। क्लियर। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप एक भारतीय नागरिक हैं, आप पुलिस भी बन जाएंगे कुछ दिन में, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, आप जनता के हित के लिए क्या कर सकते हैं? जनता के हित के लिए क्या कर सकते हैं? आप जनता के हित के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, उसका जवाब देने से पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए, भारतीय संविधान से हमें कितने मौलिक अधिकार मिले? तो आपका जवाब होगा, सर भारतीय संविधान से हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। मैं ज़्यादा जीके जीएस की बातें नहीं करूंगा, लेकिन ये कुछ बातें आपको जाननी है। हमें भारतीय संविधान से 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमें या हमारे पूरे जनता को, पूरे भारतवासियों को ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मैंने आपसे ये पूछा कितने अधिकार दिए गए हैं, आपने बोला 6 अधिकार दिए गए हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, जनता के हित के लिए आप क्या कर सकते हैं? जनता के हित के लिए क्या कर सकते हैं? तो अब सुनिए ध्यान से, जनता के हित के लिए
जनता के हित के लिए आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको जनता का भला करना है, जनता का हित करना है, तो आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो सर ये क्या होता है, ये जनहित याचिका क्या होता है, मैं बताता हूँ। अगर कभी भी आपके समाज में कुछ लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप उनके लिए विरोधी पे जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ आप किसी समाज में रह रहे हैं और वहाँ एक फैक्ट्री आ गई और वो फैक्ट्री लगातार एकदम दूषित जल और एकदम विषैले पदार्थ का उत्सर्जन कर रहा है, जिससे वहाँ के लोग पीड़ित हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप पता है क्या कर सकते हैं? आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। बताऊं कैसे? क्योंकि आपने अनुच्छेद 21 पढ़ा होगा। अनुच्छेद 21 में क्या है सर? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक अधिकार है। इसका मतलब होता है जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने का अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं। जीवन जीने का अधिकार का मतलब ये हुआ कि हमें स्वस्थ वातावरण चाहिए। तो अगर आप ये सोचिए, अगर वो फैक्ट्री लगातार दूषित जल और विषैले पदार्थों का स्राव कर रहा है, तो क्या हमें स्वस्थ जीवन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। वहाँ के लोगों को स्वस्थ जीवन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 21 अर्थात उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप उस कंपनी के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है कि बाल श्रम हम नहीं करा सकते, छोटे बच्चों से कारखानों में काम नहीं करा सकते। अब मान लीजिए आप जो है आपके समाज में एक फैक्ट्री लगी और वहाँ पे ठेकेदार क्या कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों से काम करा रहा है और आपसे देखा नहीं गया। आप क्या करेंगे? आप तुरंत उस फैक्ट्री वाले के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 23 और 24 में कहा गया है कि आप बाल श्रम नहीं करा सकते, और आप बाल श्रम करा रहे हैं मतलब उन बच्चों के मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। तो अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, यानी उस फैक्ट्री वाले के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए एक और समझाते हैं। आपने छुआछूत पढ़ा होगा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में है कि छुआछूत खत्म होना चाहिए। मान लेते हैं आपके इलाके में है कोई नदी है, वहाँ पे लोगों को SC ST को पानी भरने नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल उनको अवॉइड किया जा रहा है, छुआछूत किया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो जो ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं छुआछूत से उन लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अरे क्लियर है? यानी अगर समाज के किसी वर्ग का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लेते हैं आपका एक कॉलोनी है, कोई घर वाला है और डेली रात में बाजा बजाता है, 10 बजे के बाद गाने बजा रहा है और 11, 12, 1 बजे रात तक बजा रहा है और आपका नींद डिस्टर्ब हो रहा है। आपका नहीं, आपके पूरे समाज का, आपके पूरे कॉलोनी का नींद डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी अनुच्छेद 21 में है, जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीने का अधिकार का मतलब जीवन सरल एवं सुलभ होना चाहिए। अब 1 बजे तक गाना बजा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और मौलिक अधिकार के हनन को हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अब मुझे लगता है आप कुल मिला के समझ गए हैं कि जनता के हित के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जनता के हित के लिए आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और जनहित याचिका कब दायर करना है? जब समाज के कुछ लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होने लगे। जनहित याचिका को ही हम अंग्रेजी में PIL कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? सब क्वेश्चन आगे आएगा। अरे क्लियर है? तो जनहित याचिका आप दायर कर सकते हैं अगर आपके समाज के कुछ लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जनहित याचिका कहाँ दायर कर सकते हैं? क्या कहीं भी, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, कहीं भी डाल सकते हैं? नहीं, आप जनहित याचिका अर्थात PIL 2 जगह दायर कर सकते हैं। एक तो आप दायर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनहित याचिका कहाँ दायर कर सकते हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं या आप चाहें तो उच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। अरे बोलिए क्लियर है? आप उच्च न्यायालय में भी दायर कर सकते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जनहित याचिका अर्थात PIL कहाँ पे दायर कर सकते हैं, तो आप जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय में नहीं कर सकते। आप 2 जगहों पे जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। आप चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, चाहे तो आप उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कौन कर सकता है? क्या पीड़ित करेगा या पीड़ित का रिश्तेदार करेगा या कोई भी कर सकता है? तो जनहित याचिका कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है।
जरूरी नहीं कि पीड़ित ही करेगा या उसका रिश्तेदार करेगा, कोई भी कर सकता है। कल के डेट में मैं अपने गांव से निकल रहा हूं, बाहर जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों के मौलिक अधिकार का किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा हनन किया जा रहा है, मुझे दिल से बुरा लगा, मैं जाऊंगा उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दूंगा। तो ये अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि पीड़ित ही करेगा, पीड़ित का रिश्तेदार भी कर सकता है या कोई भी कर सकता है जिसे दिल से बुरा लगे। मैं किसी गांव में घूमने गया और वहां पता चला एक कंपनी वाला लगातार दूषित पदार्थों का स्राव कर रहा है और वहां के लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मैं उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दूंगा, भले वो मेरे गांव वाले कुछ नहीं है। तो जनहित याचिका अगर कोई भी एक अच्छा इंसान अगर समाज में देख रहा है कि हाँ इस वर्ग के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो जनहित याचिका दायर कर सकता है। कहाँ दायर कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है या उच्च न्यायालय में कर सकता है, और कोई भी कर सकता है। अरे क्लियर है? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 करिए। चलिए अब इसका आंसर सोच के करिए। चलिए अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जनहित क्या है, जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका कहाँ दायर कर सकते हैं, कौन दायर कर सकता है। अब इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आंसर हम एक साथ करेंगे। आइए क्या कर रहे हैं, जनहित का क्या उद्देश्य है, जनहित का क्या उद्देश्य है, अर्थात ऐसे समझिए जनहित याचिका का क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? हम PIL दाखिल करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं? क्या इस उद्देश्य से करते हैं कि आर्थिक समानता हो जाए, यानी सबके पास बराबर पैसे हो जाए? सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या इस उद्देश्य से करते हैं कि कानून का स्थापना हो? सर ऐसा भी नहीं है। क्या इस उद्देश्य से करते हैं सार्वभौमिक समानता हो जाए, सब लोग समान हो जाए, इस उद्देश्य से करते हैं? नहीं। हम किस लिए करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि सामाजिक समानता बनी रहे, यानी किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना हो, किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन ना हो। ये नहीं कोई फैक्ट्री आया, प्रदूषण बढ़ा रहा है और बेचारे गरीब निचले वर्ग के लोग जो उनके खिलाफ नहीं जा सकते, उनका जो है मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, तो फिर कहाँ समानता आ पाएगी? तो मौलिक अधिकार का हनन ना हो इसलिए जनहित याचिका दायर करेंगे ताकि जो है सामाजिक समानता बनी रहे, कोई अपने आप को कमजोर महसूस ना करे, सबके लिए विधि के समझ सभी को समान समानता है ना, तो सामाजिक समानता बनी रहे और सबको न्याय मिलता रहे। तो जनहित का उद्देश्य ये वाला है। अरे क्लियर है? जनहित का उद्देश्य क्या है? सामाजिक समानता बनी रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। जनहित किसको संपोषित करता है? जनहित अर्थात जनहित याचिका जब आप PIL दाखिल करते हैं तो किसको बचाता है, किसको संरक्षित करता है? क्या राजनैतिक अधिकारों को? सर बिल्कुल नहीं। क्या व्यक्तिगत अधिकारों को? बिल्कुल नहीं। जनहित याचिका कभी व्यक्तिगत नहीं पड़ता। मेरा अकेले का प्रॉब्लम है तो मैं जनहित याचिका नहीं डालूंगा। मान लीजिए मेरे बगल वाले से मेरा खेत का या घर का विवाद है तो उसके लिए जनहित याचिका थोड़ी पड़ेगा, वो तो मेरा पर्सनल मैटर है। जनहित याचिका हमेशा पड़ता है जब समाज के एक वर्ग के लोग, कुछ लोग का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उस समय जनहित याचिका पड़ता है, अपने पर्सनल के लिए नहीं पड़ता है। तो किसका जनहित याचिका किसको संपोषित करता है, किसको संरक्षण प्रदान करता है? तो मानव अधिकारों को। और मानव को अधिकार कौन सा मिला? वही मौलिक अधिकारों को, यानी वो मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो बिल्कुल वो जनहित याचिका दायर करके अपने अधिकारों को संपोषित संरक्षित कर सकता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी हमने बताया PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि PIL का फुल फॉर्म क्या है। PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। क्लियर है? तो ए सही हो जाएगा। अब PIL क्या है? वही जनहित याचिका। ये तो मैं बता चुका हूं, तो जो मैं बता चुका हूं उससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए इसे देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई? पूछा जाएगा जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब ये आंसर आपको याद रखना है, इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले काम का बात यह है कि जनहित याचिका का अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका से। अब सुनिए ध्यान से, अमेरिका में क्या था? अमेरिका में गोरा और काला का बड़ा भेदभाव था, बहुत भेदभाव था। जो गोरे लोग हैं उनको सारे अधिकार मिल रहे हैं, जो काले लोग हैं उनको कम अधिकार मिल रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है, एवॉइड किया जा रहा है।
तो वहाँ के न्यायालय को लगा ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो काले लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मतलब जो गोरे लोग हैं वो सारे सुख सुविधाएं पा रहे हैं और काले लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि सबको मौलिक अधिकार समान मिल सके। तब ये जनहित याचिका की शुरुआत हुई कि अगर लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो कोई भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? तो शुरुआत हुआ अमेरिका से। ये इसके पीछे का कहानी है। अरे क्लियर है? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपसे पूछेगा जनहित याचिका का भारत में शुरुआत कब हुआ? तो आपका आंसर बनेगा भारत में शुरुआत हुआ 1976 में। इसके पीछे की कहानी मैं जरूर बताऊंगा। मैं आपसे बताऊं कि मैं क्वेश्चन प्लस फैक्ट, तो क्वेश्चन पहले पूछेगा क्या वो जरूरी है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा भारत में शुरुआत कब हुआ, तो ये आपको रटा होना चाहिए 1976 में। अब इसके पीछे की कहानी क्या है मैं बताता हूं। अब सुनिए ध्यान से। 1976 में ना समाज में बहुत असमानताएं थी। सच में जो है मौलिक अधिकार का हनन होता था, छुआछूत वाली समस्या रहती थी, ऐसे बहुत सारी समस्या रहती थी। अरे 1976 तो दूर का केस है, मैं अभी 15 से 20 वर्ष के पहले का कहानी बताऊं तो हमारे वहाँ भी छुआछूत बहुत था। उच्च वर्ग के लोग अपने घर के तखत पे SC ST को बैठने भी नहीं देते थे, इतना भयानक छुआछूत था। तो कहीं ना कहीं ये छुआछूत वाला था, यानी मौलिक अधिकार का हनन होता था। तो अब मौलिक अधिकार का हनन होता था, 20 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। तो सोचिए 1976 में कितना बुरी तरह मौलिक अधिकार का हनन होता रहा होगा। तो 1976 में हमारे मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। तो ये अमेरिका वाले केस से बड़ा प्रभावित थे। अमेरिका में जब ये गोरा काला वाला मामला चल रहा था और वहाँ पे जनहित याचिका आया कि अब ये दायर करके आप मौलिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, तो इन्होंने देखा तो ये वहाँ से बड़ा प्रभावित हुए कि अगर वहाँ ऐसा भेदभाव था तो जनहित याचिका से तो मामला सुलझ गया। तो हमारे वहाँ भी तो बहुत भयानक तरीके से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, भेदभाव चल रहा है, तो क्यों ना हम अपने वहाँ भी वही लेके आएँ, अपने वहाँ भी जनहित याचिका लेके आएँ, ताकि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो जनहित याचिका दायर करके अपने मौलिक अधिकार का हनन रोक सके। तो कहाँ हुआ? 1976 में हुआ। और उस समय न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। यही प्रभावित हुआ, यही लेके आए। अरे क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा जनहित याचिका के अग्रदूत कौन है? तो वही बात है, कौन लेके आया? अभी बताया कौन लेके आया। 1976 में कौन लेके आया? उस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। अमेरिका वाले सोच से बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने बोला यहाँ भी होना चाहिए, ताकि अगर यहाँ भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो कोई भी जनहित याचिका दायर करके अपने मौलिक अधिकार के हनन को रोक सकता है। तो जनहित याचिका के अग्रदूत कौन है? तो आपका आंसर बनेगा PN भगवती। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट। चलिए इसका आंसर करिए। आइए अब अगला क्वेश्चन ये है, जनहित याचिका की जननी कौन है? मैंने आपसे बताया मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही उस पर फैक्ट डिस्कस करूंगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर पूछा जाए जनहित याचिका की जननी कौन है तो आपका आंसर होगा पुष्पा कपिला हिंगारानी। अब बात है इन्हें जननी क्यों कहा जाता है, तो अभी हमने जाना कि जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई? 1976 में हुई। 1976 में हुई। तो यही वो महिला है जिन्होंने पहला जनहित याचिका दायर किया था। भाई जब अगर भारत में शुरुआत हो गया तो कोई तो होगा जो पहले दायर करेगा, तो यही वो है, यही पुष्पा कपिला हिंगारानी है जिन्होंने पहला जनहित याचिका दायर किया था। और अब बात इन्हें जननी क्यों कह दिया? इन्हें जननी इसलिए कह दिया कि इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा जनहित याचिका दायर किया, और 100 से ज़्यादा जनहित याचिका दायर किया जिसमें लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था और लोगों को न्याय दिलवाया। इनका एक बहुत ही प्यारा केस है हुसैन आरा। इनका एक बहुत ही फेमस केस रहा। ये जो 100 से ज़्यादा जनहित याचिका दायर की थी उसमें एक केस था हुसैन आरा वर्सेस बिहार राज्य। ये इनका बड़ा ही फेमस केस रहा, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि बिहार राज्य में कुछ ऐसे कैदी थे जो छोटे मोटे अपराध किए थे, या अभी ऐसे कह लीजिए उनका अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ था, उनको कैदी बना के जेल में डाल दिया गया था, और वो जेल में रह गए 7 से 8 साल तक। क्योंकि वो जब वो आते थे तो उनको अगली तारीख मिल जाती थी,
फिर आते थे, अगली तारीख मिल जाती थी, यानी उन्हें 7 से 8 साल उन्हें न्याय मिलने में लग गया, वो जेल में ही रह गए। अभी हालांकि उन पे दोष सिद्ध नहीं हो पाया था कि ये दोषी हैं, ये बात सिद्ध नहीं हो पाया था, लेकिन वो विचाराधीन थे। लेकिन अब वो अदालत आते थे तो अगली डेट, अगली डेट, अगली डेट, अगली डेट, तो 7-8 साल से वो जेल में बंद थे। शायद उनके अपराध इतने छोटे थे, अगर उन्हें सजा भी मिलता तो 1 से 2 साल का मिलता, लेकिन ये सुनवाई के डेट पे डेट, डेट पे डेट देने से वो 7-8 साल से वो कैद ही रह गए। तो इन्हें लगा अरे ये तो इनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो रहा है? अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, और जीवन जीने का अधिकार है, आपने तो इनको तो आप जीवन जीने ही नहीं दे रहे हैं। अभी इन पे दोष सिद्ध भी नहीं हुआ है, या सजा मिलता तो 1 से 2 साल का मिलता, ये 7-8 साल से उसे जेल में पड़े, तो जीवन जी कहाँ रहे? जीवन जी कहाँ रहे? तो इनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इस केस पे भी उन्होंने जो है सुनवाई किया, तो बाद में इनको न्याय मिला और ये इन कैदियों को रिहा किया गया। तो ये इनका बड़ा ही प्यारा केस है, हुसैन आरा वर्सेस बिहार राज्य। अब आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर ये पूछेगा जनहित याचिका की जननी कौन है, तो आप बोलेंगे पुष्पा कपिला हिंगा रानी। आपसे पूछेगा हुसैन आरा वर्सेस बिहार राज्य का संबंध किससे है, तो आपका आंसर होगा पुष्पा कपिला हिंगा रानी। और तीसरा ये पूछता है वो कौन सी महिला है जिनका सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में फोटो लगा है, जिनका सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में फोटो लगा है, तो उनका भी आपको आंसर करना है पुष्पा कपिला हिंगा रानी। सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में क्या है? फोटो लगा है। अगर ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी महिला वकील हैं जिनका फोटो सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में, तो आपका आंसर होगा पुष्पा कपिला हिंगा रानी। अरे क्लियर है क्यों इनको जननी कहा जाता था? इन्होंने पहला केस दायर किया और उसके बाद इन्होंने 100 से ज़्यादा केस लड़े और लोगों को न्याय दिलवाया। सबसे प्रमुख इनका केस कौन था? हुसैन आरा वर्सेस बिहार राज्य। वहाँ पे विचाराधीन को कैद करके रखा था, पता नहीं उन पे अपराध सिद्ध होगा नहीं होगा। 7-8 साल से वो बेचारे पड़े थे, उनके अनुच्छेद 21 का पूरा उल्लंघन हो रहा था, उनको जीवन जीने का अधिकार है और उनके जीवन का ऐसी तैसी हो रखा था, तो उनको न्याय दिलवाया। 100 से ज़्यादा केस लड़े। तो यही एक महिला वकील है जिनका सुप्रीम कोर्ट के लाइब्रेरी में फोटो है। अरे क्लियर है? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। हाँ ये देखिए, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में क्रमशः आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं? भाई आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट में आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, और 226 के तहत उच्च न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। समझ में आया? क्या आया समझ में? कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अब आगे की कार्रवाई आप जानते होंगे कि जब जनहित याचिका दायर करेगा तो यहाँ पे न्यायालय 5 तरह का रिट जारी करेगा। कौन कौन सा बताइए? कौन कौन सा? अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध उत्प्रेषण है ना, ये 5 तरह के रिट जारी करता है। तो खैर वो तो जीके जीएस वाली बात हो गई। बस आप हमारे काम का बस बात इतना है, जनहित याचिका किसके तहत? तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ ये है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? क्या राजनेताओं ने किया? बिल्कुल नहीं। क्या संसद के अधिनियम में हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या संवैधानिक संशोधन से हुआ? बिल्कुल नहीं। ये न्यायिक पहल द्वारा हुआ। जैसा कि मैंने अभी कहानी बताया, पीएन भगवती को अमेरिका वाले से बहुत प्रेरित हुए, उन्हें लगा कि होना चाहिए, उन्हें लगा कि यहाँ भी होना चाहिए, तो ये उनकी एक न्यायिक पहल थी, न्यायाधीश महोदय ने शुरू करवाई थी। ठीक है, तो जनहित याचिका की शुरुआत कौन सी पहल है? न्यायिक पहल है। अरे क्लियर है? बिंदास रहिए, गिनती 46 में जाएगा, आप A to Z जनहित में एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ अब ये कह रहे हैं जनता के समान हित अथवा जनहित के तत्व क्या है? किसको आप जनहित बोलेंगे? जनहित किसको बोलेंगे? क्या भाषा एवं जाति को बोलेंगे? भाई मेरा अपना भाषा है, आपका अपना भाषा, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप भोजपुरी बोल रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, आप सिंह हैं, तो इससे क्या मतलब है? भाषा एवं जाति से क्या जनहित का लेना देना? भाई मैं मेरा भाषा बोल रहा हूँ, आप आपका भाषा बोल रहे हैं, तो जनहित का तत्व ये तो नहीं है।
क्या धार्मिक अलगाव है? तो जनहित का तत्व ये भी नहीं, भाई मेरा धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, तो धर्म से जनहित का क्या लेना देना। क्या सांस्कृतिक मान्यता है? कोई मतलब नहीं। अरे मैं कोई अन्य त्यौहार मना रहा हूँ, आप कुछ ईद मना रहे हैं, मैं दिवाली मना रहा हूँ, इससे क्या मतलब है? हाँ, जनहित कहाँ है? जनहित यहाँ है, पर्यावरण। हमें स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। मौलिक अधिकार में हमारे पर्यावरण है, मौलिक अधिकार में हमारा पर्यावरण है, यानी हमें स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। हमें स्वास्थ्य चाहिए, कोरोना है टीका चाहिए, और हमें शिक्षा चाहिए। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। तो जनहित में क्या आता है? तो जनहित में वही आता है जो हमारे मौलिक अधिकार में उल्लेखित है। पर्यावरण चाहिए, स्वस्थ पर्यावरण चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए बेहतर, और शिक्षा का अधिकार है ही। तो जनहित अर्थात जनता के हित में क्या क्या है? तो पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। आपके धर्म से, आपके जाति से, आपके संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। अरे क्लियर है? तो इसके तत्व कौन से हैं? ये वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करिए। हाँ, इसे ट्राई करिए। आइए, क्या कह रहे हैं? जनहित याचिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कह रहे हैं जनहित याचिका जनहित की पूर्ति का सबसे आसान माध्यम है। आसान माध्यम तो नहीं कह सकते। आसान माध्यम इसलिए नहीं कह सकते, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं जाएंगे तो इसमें प्रोसेस चलता है, वकील पकड़ेंगे, उनसे कार्रवाई करेंगे, तो आसान कहना तो गलत होगा। ये क्या कह रहे हैं? जनहित याचिका जनहित पूर्ति का एकमात्र माध्यम है, कि जनहित पूर्ति जो है, जनहित की पूर्ति जनहित याचिका ही एकमात्र माध्यम है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हमें जनहित करना है, जनता का हित करना है, तो एक माध्यम केवल याचिका ही नहीं है। आपने देखा होगा, आप अपने ग्राम प्रधान से भी कभी छोटे मोटे शिकायतें, मान लीजिए कोई प्रदूषण फैला रहा है, तो आप ग्राम प्रधान से या नगर पालिका में कह के भी उसको निपटवा देते हैं, बात आगे बढ़ता ही नहीं है। तो बात आगे बढ़ता नहीं है तो याचिका डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये कह रहा है कि जनहित का अगर पूर्ति करना है तो बस एकमात्र याचिका डाल के ही कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है हम ग्राम प्रधान से कह के बात कर लेते हैं, नगर पालिका में बात कर लेते हैं, या मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल देते हैं ना। तो एकदम एकमात्र यही एक साधन, ये कहना गलत हो जाएगा। जनता हित करने के लिए बहुत सारे, जनता का हित के लिए बहुत सारे माध्यम है, प्रधान है, नगर पालिका है, ऐसे बहुत कोई है। ये क्या कह रहे हैं? जनहित याचिका न्यायालयों के माध्यम से जनहित की पूर्ति का एकमात्र माध्यम है। ये भी फिर वही बात कह रहा है कि न्यायालय से एकमात्र माध्यम है कि जनहित याचिका से जनहित की पूर्ति होगी, एकमात्र यही मालूम। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। ये वाला देखिए, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। ये बात बिल्कुल सही है, अनेक माध्यम है। जनहित अनेक, जनता का हित अनेक माध्यमों से हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन डाल देते हैं, नगर पालिका में शिकायत कर देते हैं, ग्राम प्रधान से कह देते हैं, तो ऐसे भी तरीके होते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका क्या है? जनहित याचिका है। अगर आपका बात नहीं बन पा रहा है तो आप जनहित याचिका डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला ट्राई करिए। हाँ, इसके बारे में बताइए, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है? कह रहा है जनहित की पूर्ति केवल उच्चतम न्यायालय में हो सकता है। बिल्कुल नहीं, अभी अभी आपने जाना, सर्वोच्च न्यायालय में भी आप डाल सकते हैं। ये वाला, जनहित की पूर्ति करना पुलिस का कार्य नहीं है। अरे ये तो सीधे गलत है। जनहित का पूर्ति करना तो पुलिस का ही तो कार्य है। पुलिस किस लिए डिप्लॉयड की जाती है? पुलिस हमारे बीच इसलिए डिप्लॉयड की जाती है कि हमारे वो मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करे। अगर एक पुलिस वाला है, वो देख रहा है ये गलत हो रहा है, ये प्रदूषण फैला रहा है, तो उसको बिल्कुल रुकवा सकता है। बाल श्रम हो रहा है, रुकवा सकता है। अरे रुकवा सकता है ना। तो मेन काम तो पुलिस का ही है, पुलिस का ही तो मेन काम है कि जनहित की पूर्ति के लिए पुलिस का ही तो कार्य है। वही तो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करते हैं। जहाँ देखते हैं गलत होता है वहाँ पे एडवाइज करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री है, उसको डांट लगाएंगे, ऐसा नहीं है, गलत है, प्रदूषण नहीं फैला सकते। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि पुलिस का काम ही नहीं है। हमें बताना है कौन सा सही है। ये वाला, जनहित की पूर्ति करना केवल राजनेता का काम है, पुलिस का काम नहीं। ये भी गलत कह रहा है, सबका काम है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित में वृद्धि होती है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य हमारे अनुच्छेद 51A में है।
और अनुच्छेद 51(1) में मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य में आपने देखा होगा, एक मौलिक कर्तव्य हमारा ये भी बनता है कि पर्यावरण को संरक्षण दें, मतलब साफ सफाई, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। तो सोचने वाली बात है, अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे तो हमारे जन का हित होगा, जनता का हित होगा ही होगा। यानी यही कह रहा है, अगर सभी नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करें। मौलिक कर्तव्य क्या है? हिंसा नहीं होना चाहिए। तो अब हिंसा ना कोई करे तो कहीं ना कहीं जनता का हित होगा ही होगा। पर्यावरण को संरक्षित रखें, जनता का हित होगा ही होगा। तो कह रहा है मौलिक कर्तव्य का पालन करें तो जनता के हित में वृद्धि होगी, जनहित में वृद्धि होगी। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अरे क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब कह रहा है भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान किसमें किसमें है? मतलब जनता के हित की बातें कहाँ कहाँ हुई है संविधान में, जनता के हित की बातें कहाँ कहाँ हुई हैं? एक तो मौलिक अधिकार में हुआ है, जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें जनता का हित का बात हुआ है। और इतना नहीं, हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी, नीति निर्देशक तत्व क्या है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। वहाँ पे राज्य को कुछ नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, डीपीएसपी। क्या बताया गया है? जैसे ये बताया गया 39A में, 39A में क्या कहा गया है? 39A में कहा गया है सभी को निःशुल्क न्याय मिलना चाहिए, निःशुल्क न्याय मिलना चाहिए। मान लेते कोई विकलांग है या गरीब है, वो कोर्ट फीस को नहीं एफर्ड कर सकता, तो उसको निःशुल्क न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जनता के हित की बात हुई है। अनुच्छेद 41 ले लीजिए, 42 ले लीजिए, 43 ले लीजिए, इन सब में जो है जनता के हित की बात हुई है। 41 ही ले लीजिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो कहीं ना कहीं जनता के हित की बात हुई है। तो संविधान में कहाँ कहाँ हुआ है? मूल अधिकार में भी जनता के हित का बात हुआ है, और नीति निर्देशक तत्व में भी जनता के हित का ही बात हुआ है। अरे क्लियर है? ठीक है, निश्चिंत रहिए, ये गिनती 46 तक जाने दीजिए। जितने क्वेश्चन जनहित के बन सकते हैं वो सब हम करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। अब ये वाला तो कर लीजिएगा। कौन सा जनहित से संबंधित नहीं है? पर्यावरण, बिल्कुल हमको पर्यावरण चाहिए, अच्छा वाला पर्यावरण चाहिए, ये तो जनहित से रिलेट कर रहा है। हमें स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, बिल्कुल ये भी जनता के हित का है, जनहित है। कानून व्यवस्था चाहिए, बिल्कुल ये जनता का हित है। रेस्टोरेंट एंड बार, ये तो आपका पर्सनल है, आप अपना पर्सनल रेस्टोरेंट है, बार है, ये आपका पर्सनल है, लेकिन ये जनता का हित है, ये जनहित के हैं। अरे क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसके बारे में सोचिए। आइए देखिए, क्या रहा है, बाल श्रम और स्त्रियों का शोषण किसका विषय है? वही बात है, अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? आप बाल श्रम नहीं करा सकते, कारखानों में बच्चों से काम नहीं करा सकते, और यानी मौलिक अधिकार है उसका। और मौलिक अधिकार का मतलब हो गया जनता का हित, जनता का हित। अगर किसी को मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो जनहित है, वो जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो बाल श्रम क्या है? जनहित वाला मुद्दा है। ठीक है, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। इसे देखिए, जनहित याचिका के बारे में क्या सत्य है? एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो फिर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये बात बिल्कुल सही है। इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कोई कंपनी वाला है, कोई फैक्ट्री है, प्रदूषण फैला रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिया। अब दायर कर दिया तो अब मैं इसको वापस नहीं ले सकता। यानी कि दायर कर दिया, 2 दिन बाद गया, रहने दो, नहीं, मैंने दायर कर दिया तो अब मेरा काम ही खत्म, क्योंकि वो मेरा पर्सनल थोड़ी था। अरे उससे बहुत से लोग प्रभावित हो रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने दायर कर दिया, तो अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरा अकेले का मुद्दा नहीं, उन सब का मुद्दा है। तो अब ये मामला चला गया उस कोर्ट और उस कंपनी वाले के बीच। तो अब एक बार दायर कर दिया तो वापस नहीं ले सकता। अब वो समझेंगे क्या सही है, क्या गलत है, या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपना रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है। अच्छा पहले बताइए, रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है बताने से पहले आप हमें ये बताइए, रुचि दिखाना आवश्यक का मतलब क्या होता है? रुचि दिखाने का मतलब क्या होता है? रुचि दिखाने का मतलब ये होता है कि आप बार बार उस केस पे पैरवी कर रहे हैं कि मामला कहाँ पहुँचा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कह रहा है रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि आपने दायर कर दिया तो आपको अब रुचि दिखाने की आवश्यकता नहीं कि आप आइए पूछिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे आपने दायर किया,
आप निकल लिए, आप ड्यूटी हैं, मान लेते हैं आप फौज में हैं, आप छुट्टी आए थे, आपसे देखा नहीं गया, प्रदूषण वो फैला रहा था, आपने जनहित याचिका दायर कर दिया, ठीक है कर दिया, आप चले जाइए, चले जाइए। अब जरूरी नहीं कि आप उस पर रुचि दिखाइए, मत दिखाइए रुचि, वो जो होना रहेगा होता रहेगा, वो कंपनी और वो समझते रहेंगे। यहाँ रुचि दिखाना आवश्यक नहीं का मतलब ये है कि आपको पैरवी करने की जरूरत नहीं है। अब आपका काम खत्म हो गया, आप जाइए, अब वो कंपनी और न्यायालय आपस में समझेंगे। तो बिल्कुल ये बात भी सही है, आपने दायर कर दिया, अब जरूरी नहीं है कि आप उस पर पैरवी करिए, कोई बात नहीं, अब वो चलता रहेगा मामला। तो कौन सा सही है, पी व क्यू दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए, इसके बारे में देखिए कौन सा सही है। आइए क्या कह रहे हैं देखिए, जनहित याचिका के संदर्भ के कथनों पर विचार करिए। विशुद्ध रूप से समाचार पत्र की रिपोर्ट पर आधारित जनहित याचिका अदालतों में सुनवाई योग्य होती है। मतलब समाचार पत्र में मान लेते कुछ छपा है कि ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो क्या इस पे भी हो जाता है सुनवाई? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाचार पत्र वाले तो कुछ भी छापते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विशुद्ध रूप से कुछ भी छाप दिए तो उसी पे जनहित याचिका की सुनवाई होने लगेगी, बिल्कुल गलत। ये कह रहे हैं केवल पीड़ित द्वारा जनहित याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ये बात सही है। हम बताना कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है बताना है। तो केवल पीड़ित द्वारा जनहित याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपसे शुरू में ही बताया, जरूरी नहीं है कि केवल पीड़ित ही दायर करे, केवल पीड़ित द्वारा ही दायर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल पीड़ित ही करेगा, अरे उसका रिश्तेदार कर सकता है, मुझसे नहीं रहा गया मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। तो केवल पीड़ित द्वारा जनहित याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी दायर कर सकता है। ये वाला न्यायाधीशों को कानून की व्याख्या करने का अवसर देकर जनहित याचिकाएं कानून विकसित करने में मदद कर सकती हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। भाई मुझे लग रहा था कि वो प्रदूषण फैला रहे हैं, प्रदूषण फैलाने से अनुच्छेद 21 का जो है अनुच्छेद 21 के तहत तो वो हो रहा था, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। तो ऐसे ही अगर कोई केस हुआ तो मैं प्रॉपर लिखूंगा ये मामला है, अनुच्छेद ये का उल्लंघन हो रहा है, तो ये मामला मैं न्यायालय को दे दूंगा। तो अब मैंने जब न्यायालय को दे दिया तो मैंने कानून का व्याख्या किया, और कानून का व्याख्या किया तो इससे क्या होगा, अब उस पर वो विचार करेंगे, कानून विकसित करने में मदद करेंगे और लोगों को न्याय दिलवाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 3। समझ रहे ना, मैंने उनको लिख के दिया कि ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे है, और मौलिक अधिकार अनुच्छेद ये का हनन हो रहा है, तो हमने व्याख्या करके दे दिया। अब इससे क्या होगा, उनको कानून विकसित करने में मदद मिलेगा कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो कौन सी बात सही है, 2 और 3 दोनों बातें सही है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो मैंने बताया उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, आप कहीं भी दायर कर सकते हैं, यानी विकल्प नंबर डी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इसे देखिए, किस प्रकार का कार्य करने से जनहित की पूर्ति होती है? मतलब जनता का हित, कुल मिला के जनता का हित क्या करने पे होगा? कह रहे जनता का हित कैसे होगा, जनता का हित कैसे होगा? एक पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा अपनी महिला सहकर्मी के साथ लैंगिक रूप से संवेदनशील व्यवहार करने से। मान लीजिए मैं पुरुष हूँ, है ना, मैं पुरुष कांस्टेबल हूँ और कोई मेरे साथ महिला कांस्टेबल है, तो मुझे उसके प्रति संवेदनशील रहना है। ऐसा नहीं वो अपने आप को मेरे साथ असुरक्षित महसूस करे या भय में हो, तो हमें उसके प्रति संवेदनशील रहना है। क्योंकि अगर उसके प्रति मैं संवेदनशील रहूँगा, उसे भय नहीं होगा, तो बाकी महिलाओं को भी कोई भय की बात नहीं है। तो हर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी, अपनी बात को हमारे सामने रख पाएंगी, और रख पाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता का हित होगा ही होगा, इनडायरेक्ट तरीके से हो, लेकिन जनता का हित होगा ही होगा। दूसरा, एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने कौशल का विकास किए जाने से। बिल्कुल ये भी सही है, अगर एक पुलिस वाला है वो अपने कौशल का विकास करे, मतलब चीज़ों को सीखे समझे, क्या अपडेट रहे कि क्या नियम है, क्या कानून है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या उल्लंघन है, क्या अनुच्छेद है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई अपने कौशल को विकसित करेगा तो उसको जानकारी रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो सही और गलत का पहचान कर पाएगा, और सही गलत का पहचान करेगा तो नो डाउट जनहित की पूर्ति होगी, जनता का हित होगा ही होगा। मतलब इससे भी जनता का हित होगा, इससे भी जनता का हित होगा। और ये कह रहा है एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने अच्छे और व्यवहार के द्वारा
जनता में पुलिस की छवि को बेहतर करने के प्रयास से। बिल्कुल, अगर एक पुलिस वाला अपने बेहतर छवि को रिप्रेजेंट करेगा तो कोई उससे डरेगा नहीं, लोग अपनी बातों को आके रख पाएंगे, और अगर हर कोई अपनी बात को रख पाएगा तो कहीं ना कहीं जनता का हित होगा ही होगा। तो हमें बताना था जनहित की पूर्ति किससे होगी, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है। विकल्प 4 क्या है, उपरोक्त सभी कार्य करने से जनहित की पूर्ति होगी, यानी उपरोक्त सभी कार्य करने से पूर्ति होगी, यानी हम इसका आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर डी। अरे क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसे देखिए, कह रहा है पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी क्या नहीं है। पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी क्या नहीं है, इसमें से क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? तो जनता के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, भैया यही तो जिम्मेदारी है, यही जिम्मेदारी है पुलिस की। और हमें बताना कौन सा जिम्मेदारी नहीं है, तो पुलिस का तो यही जिम्मेदारी है कि जो हमारे संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है उनका रक्षा करें। ये देखें कि जनता के मौलिक अधिकार का हनन ना होने पाए, हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, जनता में पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाते रहना, बिल्कुल ये भी जिम्मेदारी है कि मतलब उनको अच्छे वाले काम करने हैं, अच्छा छवि बनाना है ताकि लोग उन पर विश्वास जता सके और अपनी बातों को रख पाए, तो ये भी उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराना, बिल्कुल ये भी पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, मतलब अपने आप कोई भी महिला अपने आप को उनके साथ सुरक्षित महसूस कर सके, अपनी बात रख सके। आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना, तो बिल्कुल ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जीडीपी कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, इससे पुलिस वाले को कोई लेना देना नहीं। आप पुलिस बन जाएंगे, आपको कोई मतलब नहीं है जीडीपी कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, आपका बस इतना ड्यूटी है कि डिप्लॉयड कर दिए गए, आप संवैधानिक वैधानिक अधिकारों का रक्षा करें, हर किसी के जनता का हित के बारे में विचार करें। आर्थिक विकास क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, ऐसी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अरे क्लियर, चलिए इसको सोचिए एक बार। चलिए हमें यह बताना है एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति कब नहीं होगी। इसमें से ऐसा क्या हो कि जनता का हित नहीं होगा उससे। कह रहा जनहित की पूर्ति किससे नहीं होगी, पुलिसकर्मी को अपने व्यवसाय में रुचि है। अगर किसी पुलिस वाले को अपने कार्य में रुचि है, सुनिए, कोई पुलिस वाला है अपने कार्य में रुचि रखता है, तो अपने कार्य में रुचि रखता है तो प्रॉपर बातों को समझेगा, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या मौलिक अधिकार है, क्या उल्लंघन है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि उसको रुचि है। और अगर उसे रुचि होगा तो सारी बातों को समझेगा, और सारी बातों को समझेगा तो सही गलत का पहचान बहुत आराम से कर पाएगा। यानी अगर उसे रुचि है तो सही गलत का पहचान अच्छे से करेगा, और सही गलत का पहचान अच्छे से करेगा तो नो डाउट इनडायरेक्ट तरीके से ही लेकिन जनता का हित होगा ही होगा। तो इस वाले से तो जनता का हित होगा। हमें बताना है किससे जनता का हित नहीं होगा। दूसरा, इसे देखिए, पुलिसकर्मी के अंदर अनुकूलन की क्षमता अनुपस्थित नहीं है। अच्छा, अनुकूलन की क्षमता अनुपस्थित नहीं है, अनुकूलन की क्षमता अनुपस्थित नहीं है का मतलब हुआ अनुकूलन की क्षमता है, क्षमता अनुपस्थित नहीं है का मतलब अनुकूलन की क्षमता है। यानी अगर पुलिस वाले में अनुकूलन की क्षमता है, यानी वो केस को अच्छे से एनालिसिस कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो जनता का हित करेगा ही, यानी इससे भी जनता का हित होगा। ये वाला, पुलिसकर्मी अपराध नियंत्रण की क्षमता से रहित नहीं है, नियंत्रण क्षमता से रहित नहीं है, नियंत्रण क्षमता से रहित नहीं है का मतलब नियंत्रण क्षमता है। यानी अगर किसी पुलिस वाले में नियंत्रण क्षमता है तो कहीं ना कहीं इससे भी जनता का हित करेगा ही करेगा। अगर उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, नियंत्रण क्षमता है, तो जनता का हित करेगा ही करेगा। मतलब जनता हित यहाँ भी होगा, जनता हित यहाँ भी होगा, जनता हित यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब बात इसे देखिए, पुलिसकर्मी अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील नहीं है। हाँ, अनुच्छेद और 29 और 30 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 29 और 30 में किसको बढ़ावा दिया गया है, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, ये लोग, तो ये अपने आप की इनकी संख्या कम है, तो ऐसा ना हो ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, इसीलिए इनके प्रति हमें हमेशा संवेदनशील रहना है। यही अनुच्छेद 29-30 में कहा गया है। तो ये कह रहा है कि पुलिसकर्मी अल्पसंख्यक के प्रति संवेदनशील न रहें, तो अगर उनके प्रति संवेदनशील नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का हनन होगा और जनता का हित नहीं होगा। तो विकल्प नंबर बी में जनता का हित नहीं हो पाएगा। अरे क्लियर है,
ठीक है, देखिए वीडियो बढ़ी जाएगी, जाने दीजिएगा, इस बात से मत घबराइएगा, वीडियो बढ़ी जा रही है। बस ये देखिएगा कि आज 46 क्वेश्चन के बाद आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर पुलिस बनना है, 26 नंबर पाना है, तो वीडियो बढ़ा जा रहा है, जाने दीजिए, आपको कवर करना है ये 46 क्वेश्चन। 0.2 मोड में देखिए, 1.5 में देखिए, लेकिन ये 46 क्वेश्चन देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला पढ़िए। एक पुलिसकर्मी का क्या कर्तव्य है, ये तो हो ही जाएगा। अच्छा पहले आइए एक बात और समझ लीजिए, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डाउट हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऐसे केस में आप क्या किया करिए, ऑप्शन एलिमिनेट किया करिए। इस बात को अच्छे सुनिए, कोई क्वेश्चन अगर टफ है, लग रहा है ये तो डाउटफुल जा रहा है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करिए। कह रहा पुलिसकर्मी का क्या कर्तव्य है, तो आइए ऑप्शन हटाते हैं। लोगों को डरा कर रखना, तो डराना तो नहीं है, कभी पुलिस बन जाएगा, डराइएगा नहीं, डराएंगे तो लोग अपनी बात रख कैसे पाएंगे, तो ये खत्म। केवल गुंडे बदमाश को धड़ाधड़ पिटाई करना, केवल यही काम है कि गुंडाओं को धड़ाधड़ मारना है, बकवास कर रहा है। आपने तो अक्सर देखा होगा पुलिस वाले बेचारे ट्रैफिक पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हेलमेट पहनिए, नहीं तो ये होगा वो होगा, इतने दिक्कतें उतने दिक्कतें है ना। तो ट्रैफिक पुलिस, वाहनों का आना जाना, प्रवेश कराना, प्रवेश वर्जित करना, तो ये कहना कि केवल धड़ाधड़ पिटाई करते हैं, ये भी गलत है। तो पुलिस का कौन सा कर्तव्य है, डराना कर्तव्य नहीं है, केवल धड़ाधड़ पिटाई करना ही कर्तव्य नहीं है। अब बात है ये और ये में कौन है, कह रहा केवल कानून का पालन हेतु करे कार्य, केवल कानून का पालन करे। और इसमें कह रहा है एक व्यवस्थित समाज के निर्माण में सभी कानून कार्यों को लोगों को सकारात्मक सहयोग से बढ़ावा दे। इन दोनों में कौन सा सही है? अच्छा, केवल कानून के पालन करने का मतलब समझ रहे हैं आप, 3 लोग बाइक पे जा रहे हैं, पुलिस वाले ने रोका, चालान काट दिया, जाइए, ये हो गया केवल कानून का पालन करना। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ठीक है उसने कानून तो किया, चालान काटा तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो आपको समझा रहा है बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए, 3 लोग जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाओगे, है ना, शरीर को चोट पहुंच जाएगा। तो केवल पालन करना ही उसकी जिम्मेदारी नहीं है, कानून का पालन कर रहा है ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा उसे सकारात्मक पक्ष की बढ़ावा देना है कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो केवल कानून का पालन ही कर देगा ऐसा कहना गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप कानून का पालन करिए, लेकिन थोड़ा सा सकारात्मक सहयोग भी दीजिए कि ऐसा नहीं करते, ये गलत है, ये वाली बात। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अरे क्लियर, चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ ये तो हो जाएगा। जनता के हित में कौन सा शामिल नहीं है, जनता के हित में कौन सा शामिल नहीं है, महिलाएं अपने महिला सुरक्षा, संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, बिल्कुल ये जनता का हित ही है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी तो अपने सारे बातें रख पाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनसे जनता का हित होगा ही होगा। जनता के संवैधानिक और वैधानिक रक्षा हो, बिल्कुल ये भी जनता का हित है कि उनके संवैधानिक और वैधानिक रक्षा हो। धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, बिल्कुल ये भी जनता का हित है कि जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, अनुच्छेद 29-30 में जिक्र हुआ है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये भी जनता का हित है। व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग करें, मतलब अपना पर्सनल कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने पर्सनल बिजनेस के बढ़ाने के लिए आप सरकारी नौकरी का प्रयोग करें कि चलो मैं अब पुलिस वाला बन गया, मैं गाड़ी चलवाऊंगा और हम पुलिस वाले, हमारी गाड़ी को कौन रोकने टोकने वाला है। तो ऐसा पुलिस का कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा पुलिस का कोई कर्तव्य नहीं है कि किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के बढ़ावे हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा कोई जनहित का नहीं है मामला, ऐसा पुलिस के लिए जनहित में नहीं शामिल है। ये कह रहा था पुलिस के लिए जनहित में कौन सा शामिल नहीं है, तो पुलिस के लिए जनता के हित में क्या शामिल नहीं है, यही वो अपना पर्सनल व्यवसाय के लिए नौकरी कर रहा है, ये जनता के हित में शामिल नहीं है। बाकी महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, संवैधानिक अधिकार की रक्षा हो और अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, ये तीनों पॉइंट जनहित में है, लेकिन ये जनता के हित में नहीं है। सी वाला सही हो जाएगा। अरे क्लियर है, चलिए इसे करिए। पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, पुलिस किस लिए बनाया गया था? आइए मैंने बताया जब क्वेश्चन कठिन हो या डाउटफुल हो तो ऑप्शन एलिमिनेट किया करिए। कह रहा है पुलिस किस लिए बनाया गया था? नंबर 1, देश की आर्थिक समृद्धि, नहीं,
जीडीपी क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है इससे पुलिस को यानी आपको कोई लेना देना नहीं है, गलत। ये वाला जनता से अधिक टैक्स वसूलना, बिल्कुल ये भी टैक्स वसूलना भी इनकी ड्यूटी नहीं है। हत्या के अपराधियों को हर कीमत पर पकड़ना, हाँ ये इनके ड्यूटी में है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना, ये भी तो है। अब आता है इन दोनों में कौन सा लगाएं, इन दोनों में कौन से लगाएं। पुलिस की खैर ड्यूटी ये भी है, ये भी है, अपराधी को पकड़ना भी ड्यूटी है और समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। तो इन दोनों में कौन से लगाएं। हमें बोल रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या था, जब पुलिस बनाया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नो डाउट उस समय मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करें, हितों की रक्षा करें। पहले हितों की रक्षा करें, बाद में देखेंगे पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, वो बाद की कार्रवाई है, लेकिन पहला उद्देश्य क्या है, हितों की रक्षा करना। अरे क्लियर, चलिए इसे ट्राई करिए। आइए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ एक बहुत जरूरी बात, अभी तक आपने जो सीखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आगे से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं इनको स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में ऐसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एक बहुत बड़ा सा धर्म संकट होगा जिसमें आप पुलिस के तौर पे फंसे होंगे, वहां आप कैसे निकलेंगे, आप क्या कार्रवाई करेंगे, यही वाला ज़्यादा पूछता है। तो अब आगामी प्रश्न बड़े ही जबरदस्त आने वाले हैं और प्रश्नों के माध्यम से मैं आज आपको सिखा दूंगा कि पुलिस की क्या क्या ड्यूटी है। आइए फिलहाल इसको देखते हैं। आप एक अच्छे वाले पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे में कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे, कौन सा कार्य नहीं करेंगे। तो पहले आइए देख लेते हैं क्या क्या करेंगे। तो संवैधानिक वैधानिक उपबंध की रक्षा करेंगे, हाँ ये तो करना ही करना है, इसीलिए तो आप भर्ती किए जा रहे हैं, इसीलिए तो सरकार आपको डिप्लाई करेगा कि आप जो है संवैधानिक वैधानिक उपबंधों की रक्षा करें। किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना होने पाए, हर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अगर कोई गलत कराए तो उसे सजा दिला सके, बिल्कुल ये तो करना ही करना है। संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करना है, बिल्कुल ये भी करना है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे आरबीआई है, चाहे निर्वाचन आयोग है, चाहे न्यायालय है, इन सबको आपको सुरक्षित रखना है और यही आपकी ड्यूटी ये भी रहेगी। नागरिकों के साथ साथ विदेशियों की भी रक्षा करना, हाँ ये तो करना ही करना है। जैसे आप अपने देश के राज्य के नागरिकों को रक्षा दे रहे हैं, वैसे जो विदेशी हमारे अतिथि हैं उनको भी रक्षा देना है। क्या नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, सी वाला नहीं करना है कि मौलिक कर्तव्य का सख्ती से लागू कराएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बातें की गई हैं कि एक व्यक्ति के, एक इंसान के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब ये मौलिक कर्तव्य उसके इंडिविजुअल का होता है, उसे ऐसा करना चाहिए। जैसे मौलिक कर्तव्य ये है कि जो हमारे धरोहर हैं उनको सम्मान दे, ठीक है। अगर कहीं राष्ट्रगान बज रहा है तो थोड़ा सा हमें सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई मौलिक कर्तव्य में हमारे धरोहर को सम्मान नहीं दिया, नहीं दिया, तो इसका मतलब नहीं आप उससे सख्ती से लाठी चार्ज कर दिए, क्यों राष्ट्रगान में खड़े नहीं हुए, क्यों नहीं खड़े हुए, ये नहीं कर सकते आप। मौलिक कर्तव्य इंडिविजुअल है, वो करे तो भला, ना करे तो भला। तो मौलिक कर्तव्य, जैसा कि आप संविधान पढ़ते ही होंगे, इतना तो जानते हैं, मौलिक कर्तव्य उसका अकेले का है, वो करे तो भला, ना करे तो भला, उसके लिए आप दंड नहीं दे सकते कि तुम राष्ट्रगान में खड़े क्यों नहीं हुए, नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं करना है। तो मौलिक कर्तव्य को सख्ती से लागू नहीं कराना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। हाँ ये बाल शोषण, बाल शोषण तो जानते ही अनुच्छेद किसमें है, बोलिए बाल शोषण किसमें है, अनुच्छेद 23-24 है ना। तो अच्छा एक बात मैं मान के चलूंगा कि आप मौलिक अधिकार तो जानते होंगे, मौलिक अधिकार जो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक जिक्र है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो कह रहा है बाल शोषण जो 23-24 है, उसमें कह रहा है बाल शोषण को किन तरीके से रोका जा सकता है, किन तरीके से रोका जा सकता है। FIR दर्ज करा के, ठीक है, FIR दर्ज करा देंगे तो कहीं ना कहीं दोषी रोकेगा ही, ठीक है, ये भी ठीक है। दुर्व्यवहार करने वाले को सख्त सजा दिलाकर, ये भी ठीक है, कि जो ऐसा गलत कर रहा है उसको सजा दिला के, ये भी ठीक है। स्कूली बच्चों को पास्को एवं बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम जैसे नियम के बारे में समझाकर, ये भी ठीक है। तो हमें कह रहा है किस तरीकों से रोका जा सकता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा कह रहा है इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, अरे ये तो बकवास कर रहा है। ये तीनों काम किया जा सकता है, ये तीनों काम किया जा सकता है, ये तीनों काम से हम बाल शोषण रोक सकते हैं। अब बात है ये तीनों कर सकते हैं, लेकिन हमें लगाना तो कोई एक ही है कि इसमें कौन सा करना चाहिए।
तो हमें लगता है या आपको भी अब लगेगा कि अगर हमने FIR दर्ज किया तो वो एक व्यक्ति जिसके खिलाफ हमने FIR किया है वो बाल शोषण रोक देगा, बाकी अन्य जगह तो चलता रहेगा। तो ये ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा क्योंकि इससे एक व्यक्ति रुकेगा। दुर्व्यवहार करने वाले को सख्त सजा दिला दिया, ठीक है, वो रोक देगा, बाकी अन्य जगह चलता रहेगा। जबकि ये वाला अगर स्कूली बच्चों को पास्को एवं देखभाल संरक्षण अधिनियम जैसे नियम समझाए गए, अगर बच्चों को नियम के बारे में बताया गया कि बाबू ये गलत है, इसके ये दुष्प्रभाव है, ये अच्छाई है, तो हमें लगता है समाज पे बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे और बाल शोषण रोकेंगे। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ए वाला रहेगा। बाकी ये पास्को क्या है, वही यौन शोषण है बालकों का, तो वो है, और ये देखभाल एवं संरक्षण तो जानते ही हैं। तो खैर हमें बहुत जीके जीएस यहाँ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि इनमें सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। तो इनमें सबसे बेस्ट ये रहेगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कभी अगर आपको लगे हाँ ये तीनों ठीक है, तो उसमें जो सबसे बेस्ट है जिससे बहुत ज़्यादा भला हो उसको चुना करिए। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ इसे देखिए। हाँ अब यहीं से मजा आने वाला है। अब वीडियो स्किप मत करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। देखिए इसे एक बार। आइए देखिए क्या कह रहा है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। आपको क्या करना चाहिए? मतलब आप ड्यूटी पे डिप्लॉयड हैं और पता ये चल रहा है कि कोई एक पूजा स्थल है, वहां पे महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जो कि न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन है। समझ गए मुद्दा? मतलब महिलाओं को प्रवेश नहीं मिल रहा है, आप वहां ड्यूटी पे डिप्लॉयड हैं, आपके पास ये मामला है, आप क्या करेंगे? अच्छा एक बात फिर से समझ लीजिए, जब भी इतने बड़े बड़े पैसे जाने शुरू हो जाएं तो ऑप्शन एलिमिनेट किया करिए। 4 विकल्प हैं तो पहले उनमें से वो हटा दिया करिए जो 100% गलत होना ही होना है। जैसे ये वाला कह रहा, आप क्या करेंगे अगर महिलाओं को एंट्री नहीं मिल रहा है और आप ड्यूटी पे हैं और ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन है, उनको एंट्री मिलना चाहिए, आप ड्यूटी पे खड़े हैं, क्या करेंगे? तो पहले उस विकल्प को हटाइए जो 100% गलत है। छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए, ये गलत है। कभी भी आपको बचना नहीं है, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम हो आपको डट के सामना करना है। तो हमेशा उस विकल्प को हटा दीजिए जहां बोले कि पोस्टिंग करवा लेंगे या छुट्टी मार देंगे या बहाना मार देंगे, ऐसे विकल्प हटा देना है। तो छुट्टी लेकर बचना चाहिए तो गलत है। अच्छा ये वाला देखिए, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाज के खिलाफ वाले सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देंगे। धमकी नहीं देना है भैया, धमकी नहीं देना है। आप पुलिस वाले हैं, आप धमकी नहीं दे सकते मैं सबको बंद कर दूंगा, ये है वो है, ऐसे धमकाना नहीं है, समझाना है, बात को रखना है, नियम क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, धमकाना नहीं है। तो धमकाने से ये वाला गलत हो गया। अच्छा अब ये वाला देखिए, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं का नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। मतलब ये नेताओं को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। अगर आपने नेताओं को इन्वॉल्व किया तो टाटा बाय बाय खत्म, अलग ही ख्याली पुलाव पकने लगेगा, वो अपना ही मामला सुलझाने लगेंगे, इस पार्टी उस पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी करने लगेंगे। तो आपको अपने काम में नेताओं को शामिल नहीं करना है, ठीक है? तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये बच रहा है। हाँ यदि आवश्यक है तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करिए। बिल्कुल एकदम सटीक कार्रवाई है। जो विरोध कर रहे हैं उनको समझाइए ये गलत है, अगर ऐसा किए तो ये सजा का प्रावधान है, और दोबारा मैं वार्निंग दे रहा हूं, अगर निर्देश दे रहा हूं, अगर फिर से ऐसा हुआ तो फिर ये सजा आपको मिलना ही मिलना है। तो इसमें जो सबसे सुटेबल है सी वाला विकल्प सही है। क्लियर है? नेताओं को इन्वॉल्व नहीं करना है, छुट्टी लेकर बचना नहीं है, और आपको धमकी नहीं देना है। तो इनमें सबसे सुटेबल सी वाला सही हो जाएगा। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया। अभी जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, और अभी थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा कि हाँ सर जी ऐसा वाला ही आया था और हम कर नहीं पाए थे। अभी तो अब तो मजा आने वाला है, अब तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, अच्छे वाले प्रश्न अब आने शुरू हो जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे ट्राई करिए।
देखिए क्या कहना है, भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्वप्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है। मतलब ऐसा कौन सा गुण है जो पुलिस वाले में होना ही चाहिए। अपरिहार्य का मतलब वो रहना ही चाहिए, कंपलसरी है कि पुलिस के अंदर वो गुण रहना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है अनेक धर्मों का है, अनेक अलग अलग सांस्कृतिक हैं लोगों के, है ना, अलग अलग संस्कृति है। तो ये कह रहा है ऐसा कौन सा गुण है जो पुलिस अधिकारी में होना ही चाहिए। आइए हम फिर वही बता रहे हैं, पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है ना, तो हमें कौन सा गुण पुलिस के अंदर होना ही चाहिए वो देखते हैं। पहले आइए वही विकल्प हटाते हैं। कौन कौन सा विकल्प हटाया जाए। ये कह रहा है परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना। परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना, इसका क्या मतलब है, अगर मान लेते हैं कोई समस्या है, कोई समस्या है तो आप वहाँ पहुँच गए पुलिस अधिकारी महोदय, तो आप लगे तालमेल बैठाने। तालमेल बैठाने का मतलब चलो कोई गंदा पानी बहा रहा है, अरे 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, बह जाने दो, ऐसे तालमेल नहीं बैठाना है। सही सही गलत गलत, गलत गलत सही सही, वहाँ तालमेल मत बैठाइएगा कि ये कर दो, अरे छोड़ो 1 दिन की बात है, 1 घंटे की बात है, नहीं, तालमेल नहीं बैठाना है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कह रहा है जनहित के लिए कानून का व्यवहारिक प्रयोग करेंगे। व्यवहारिक प्रयोग समझ रहे हैं, व्यवहारिक प्रयोग का मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पहुँच गए मामला सुलझाने और पता चल रहा है कि हाँ प्रधान जी ये कह रहे हैं, तो वो उनके पड़ोसी ये कह रहे हैं, तो आप उनके व्यवहार का, उनका ज्ञान लेके लगे आप कानून लगाने। तो ऐसा नहीं करना। व्यवहारिक किसी का सुन के, किसी का वो ये कहें, नेताजी ये कह रहे हैं, प्रधान जी ये कह रहे हैं, तो उनके व्यवहार को आप प्रयोग में लाके लगे जो है कानून का निर्णय लेने, ऐसा भी नहीं करना है। ये कह रहे हैं कानून के अनुपालन के निश्चय हेतु अडिग रहना है। और ये कह रहा है संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना है। तो अब बताइए इन दोनों में कौन सा बेहतर है। अडिग रहने का मतलब समझ रहे हैं, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, आप पुलिस वाले आपने रुकवाया, चालान काटा, जाइए, ये तो हो गया अडिग रहना। अच्छा, और थोड़ा सा जनता का हित का क्या हुआ, ठीक है मैंने गलती की, आपने चालान काटा, ठीक है, फिर उसके बाद आप हमें समझाइए कि हाँ ये गलत है, आप बिना हेलमेट के आ रहे हैं, गड़बड़ हो सकता है, या आप प्रदूषण फैला रहे हैं, गड़बड़ हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है, ठीक है आप हमें दंड दीजिए, लेकिन फिर थोड़ा सा सकारात्मक सहयोग भी करना है। तो कानून के अनुपालन अडिग होना, एकदम अडिग नहीं रहना है, थोड़ा सा सकारात्मक रहना है, सपोर्टिव नेचर का भी रहना है। तो तालमेल नहीं बैठाना है, किसी का ज्ञान सुन के नहीं निर्णय देना है, अडिग नहीं रहना है, ये करना है। संवैधानिक संस्था एवं कानून को सर्वोपरि रखते हुए, कानून सबके लिए बराबर है, विधि के समझ सभी समान है, और ऐसा कुछ करना है कि जनता का हित हो, कोई तालमेल नहीं, कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं, ठीक है। तो ये वाला एक पुलिस वाले में होना ही चाहिए, तालमेल बनाने वाला, व्यवहारिक सुन के करने वाला, एकदम अडिग रहना ऐसा नहीं है। डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलिए इसे ये थोड़ा सा संविधान से मिलता जुलता टॉपिक आ गया, संविधान के क्वेश्चन है, चूंकि जो जनहित वाला टॉपिक है ना, जनहित वाला टॉपिक, जनता का हित वाला टॉपिक, ये हमारे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को टच करता है। तो ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की जानकारी होनी चाहिए। कह रहा भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। अगर आप नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो संविधान के भाग 4 में, अब ये मैं मान के चलूंगा कि ये आपको आता है, भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ से 36 से 51 तक राज्य को कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि उसमें ये लिखा हुआ है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक कि एक राज्य को अपने वहाँ के नागरिकों के लिए ये तो करना ही चाहिए। मतलब उनको बताता है, नीति निर्देशक में ये बताया है कि राज्य को अपने नागरिकों के कल्याण के लिए ये तो करना ही चाहिए। अब बाकी उसमें क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो राज्य की अपनी क्षमता पर आधारित है, लेकिन उसमें यह बताया गया कि एक राज्य को अपने लोगों के लिए ये तो करना ही चाहिए, ये बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो वही कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। क्या मौलिक अधिकार प्रदान करना, अरे नहीं, ये तो अलग जिक्र है ही। क्या कोई संगठन या कार्य प्रणाली बनाना, ना 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 ना, कोई संगठन बनाना नहीं है। क्या केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनाना, अरे ऐसा भी नहीं है, ये वाला है लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करना। तो ये वाला बात सही है, ठीक है। चलिए
तो अगर आप जनहित पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मौलिक अधिकार और नीति निदेशक को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए करिए इसे। यदि कोई एनजीओ आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगे तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए मैं ऑन ड्यूटी हूं और कुछ एनजीओ वाले आए और वो बोले कि भैया हम स्वच्छ भारत अभियान पे नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, जनता के हित की बात है, वो जनता के हित के लिए स्वच्छ भारत अभियान करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्रोग्राम है। तो आप एज ए पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे? अनुमति नहीं देंगे? अरे गंदी बात, अच्छा काम हो रहा है, जनता का भला होगा, क्यों नहीं अनुमति देंगे? बिल्कुल अनुमति देना है। और ऑप्शन हटाइए, उससे थीम बदलने और कुछ और प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे। अरे ये कौन सी बात हुई, इतना अच्छा तो थीम है स्वच्छ भारत अभियान, तो क्यों बदलने के लिए कहेंगे? तो ए और डी तो गलत हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, अब बचा ये दोनों। कहेंगे कि आपके पास अधिकार नहीं है, दूसरा उसको अनुमति देंगे और उसका समर्थन करेंगे। अधिकार नहीं है बोलना ये गलत है, आपको अधिकार है। जनता का हित जहां हो रहा है वहां आपको समर्थन करना है, वो आपका अधिकार है, ये ठीक है। उन्हें अनुमति देंगे और उनका समर्थन करेंगे। अरे क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करिए से। आइए देखिए क्या कह रहे हैं। आपने देखा एक नाबालिग बच्चा आपके इलाके में अवैध शराब बेच रहा है, आप क्या करेंगे? उसे बेचने देंगे क्योंकि वो उसका निजी पसंद और स्वतंत्रता है। हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो ये 19 से 22 जो अनुच्छेद हैं, जो हमें स्वतंत्रता मिला है, गंदी बातों का थोड़ी स्वतंत्रता मिला है, गंदी बातों का थोड़ी स्वतंत्रता मिला है कि कुछ गंदा काम करेंगे जो समाज को नुकसान करेगा। इसकी थोड़ी स्वतंत्रता है कि स्वतंत्रता है हम बेच सकते हैं, गंदी बातों का नहीं स्वतंत्रता है। 19 से 22 में है स्वतंत्रता, जिसमें अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अभिव्यक्ति में भी 6 हैं। बोल सकते हैं, सभा बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, बस सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, इन सारी बातों की स्वतंत्रता है। तो ये गंदी बातों का स्वतंत्रता नहीं है। ये कह रहे हैं पहले ऑप्शन हटाइए, उससे अधिक बेचने के लिए प्रेरित करेंगे और उससे आप वही शराब खरीदेंगे, ये तो गंदी बात है, ये तो सीधे गलत है। अब बात है इन दोनों में कौन सा लगाएंगे। नाबालिग होने के कारण कानून के बारे में उसे सलाह देंगे, उसके मम्मी पापा को बताएंगे और उसे कृत्य के लिए दंडित करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, एक बात अच्छे से समझिए। मेरी बिटिया है, नाबालिग है, अगर वो कोई गलती कर रही है तो मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको मैं समझाऊं या तुरंत दंडित कर दूं? नहीं सर, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाबालिग को तुरंत दंडित मत करिए। हालांकि अलग प्रावधान है, नाबालिग को दंडित होता है, छोटा दंड मिलता है, वो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा है कि तुरंत दंडित मत करिए। ऐसा नहीं है कि नाबालिग है तो तुरंत दंडित कर दिए। इन दोनों में जो सबसे बेस्ट है, नाबालिग है, जानकारी की कमी है, इसलिए पहले कानूनों के बारे में उसे बताइए, बाबू ये गलत है, इससे ये नुकसान है, ये फायदे हैं, ऐसा कुछ। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये बी वाला सही हो जाएगा। अरे क्लियर है, ये बात है। तो कभी भी नाबालिग वाला केस आए तो दंड मत दे दिया करिए, उसको समझाया करिए, और ये बी वाला ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए। हाँ करिए इसे। आज देखिएगा, अगर आपके घर की नौकरानी आपको बताती है कि आपके पड़ोस में एक आदमी जहां वह काम करती है उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है, उसने उसे चेतावनी दी है, लेकिन उससे कहा है कि अगर उसने किसी से शिकायत की तो उसे निकाल दिया जाएगा, पैसों की तंगी के चलते नौकरानी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, आप क्या करेंगे? ठीक है, आप एज ए पुलिस ऑफिसर, आपकी नौकरानी आपके वहां बोली जहां वो काम करती है, वो उसे प्रताड़ित कर रहा है, वो उसे अनुचित व्यवहार कर रहा है, और उसने धमकी दिया अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। और बात यह है उसके पास पैसे की इतनी तंगी है कि वो नौकरी भी नहीं छोड़ सकती है। अब आप क्या करेंगे? नंबर 1, नौकरानी को सांत्वना देंगे और उसकी आर्थिक मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि वह उस जगह पर काम करना छोड़ सके।
ठीक है, कह रहा है कि आप जो है पुलिस है उसको पैसा दे देंगे, आर्थिक मदद कर देंगे और बोलेंगे वहाँ काम छोड़ दो जाओ। यहाँ पता है सबसे बड़ा दोष क्या हो जाएगा, आपने तो उसको तो बचा लिया, लेकिन उसके जगह पे जो दूसरी बेचारी आएगी वो जाके फंस जाएगी। तो ऐसा कोई एक्शन नहीं है कि उसको बचा लिया बाकी कोई और जाके फंस जाए। आपको उस जड़ को ही खत्म करना है, समस्या जहाँ से हो रहा है, ताकि उसकी जगह कोई और ना फंसने पाए। तो ये गलत हो जाएगा कि उसको बचा देंगे, वो चली जाए कहीं और, फिर उस जगह पे कोई और आके फंस जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और बताइए, नौकरानी को नया काम खोजने के लिए कहेंगे ताकि वह उस आदमी के घर काम करना छोड़ सके। फिर वही बात, ठीक है वो नया काम पा जाएगी, चली जाएगी, लेकिन फिर वहाँ कोई ना कोई तो आएगा, उसकी गंदी हरकत रहेगी तो फिर वो फंस जाएगा। सही बात है। ये वाला, यह नौकरानी और उस आदमी के बीच का मामला, इसलिए उसे जैसे का तैसा नहीं छोड़ना है। अरे ये तो बहुत गंदी बात है, आप हमारे संविधान के रक्षक बनने वाले हैं, अगर आपको पता चल गया वहाँ गलत हो रहा है तो आपकी ही तो ड्यूटी है, आपकी ही तो ड्यूटी है। आप ऐसे नहीं बच सकते कि छोड़ो मेरा मामला नहीं, अरे आपका ही मामला है, संविधान का रक्षा करना आपका ही मामला है, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, नौकरानी को प्रोत्साहित करेंगे और उस आदमी के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज करने में मदद करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। इससे क्या होगा, उसका हमेशा हमेशा के लिए लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, करिए इसे। देखिए, आपको जानकारी प्राप्त होता है कि एक साथी कानूनी पेशेवर अनैतिक गतिविधियों में संलग्न है, आपको क्या कदम उठाना चाहिए। आपको यह पता चलता है कि जो आपका पुलिस कांस्टेबल साथी है वो कुछ गलत काम में उसका हाथ है ना, कानूनी पेशेवर अनैतिक गतिविधियों में संलग्न है, आप क्या करेंगे। अब मेरी बात खूब अच्छे से सुनिए और समझने के प्रयास करिए। वो आपका मित्र हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका गुरु हो, या A to Z कोई भी आपका रिलेटिव हो, आप कोई भाईबंदी नहीं दिखाएंगे। जो आप एक अनजान व्यक्ति होता उसके लिए करते, जो एक अनजान व्यक्ति के लिए आप करते, वही आप यहां भी करेंगे, चाहे वो आपका कुछ भी लगता हो, भले ही आपका साला लगता हो। ये बात ध्यान रखना है। तो अपनी चिंताओं पर चर्चा करेंगे, उससे निजी तौर पर बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, कोई अनजान होता तो क्या हम उससे मांडोली करवाते, नहीं करवाते, तो यहां क्यों करवाएंगे भाई। ये वाला जानकारी पर ध्यान नहीं देंगे, अरे ये तो महा अनर्थ हो जाएगा। आपको पता चल गया यहाँ गलत हुआ है तो ध्यान तो देना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है ये। अपने सहकर्मियों के राय जाने के उसके साथ जानकारी साझा करेंगे। फिर वही बात, फिर मिलने पहुंच गए, जानकारी लेने क्या है कैसे, नहीं मिलना है। जो आप अनजान के लिए करते वही करना है, उचित कार्यवाही के लिए रिपोर्ट डालना है, बिल्कुल। तो ऐसे प्रश्नों में आपको फंसाने का प्रयास करता है, आपके रिश्तेदार को ही डाल देता है, तो लोगों को लगता है सही बात है, एक बार उससे पूछ लेंगे। क्यों पूछ लेंगे भाई, अनजान से पूछने जाते क्या, छानबीन करते, रिपोर्ट लगाते, बाकी बाद में दोषी निर्दोष वो बात की बात है। ठीक है, चलिए इसे करिए। आइए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, आप क्या करेंगे। अल्पसंख्यक तो जान ही रहे हैं, जिनकी संख्या कम है ना, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ऐसे बौद्ध। तो ये कहना है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। मतलब ये हो रहा है कि जो अल्पसंख्यक के धर्म है उनके साथ घृणा हो रहा है और आप वहां ड्यूटी पे तैनात हैं और आपके पास शिकायत आ गया, क्या करेंगे। नंबर 1, यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल में आपको चारों विकल्प सही लगते हैं, चारों विकल्प सही लगेंगे, आपको चारों सही लगेंगे, लेकिन आज के बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा। सामुदायिक नेता को शामिल करते हुए, नेता नहीं बोला है, समुदाय का नेता बोला है, जो उस क्षेत्र का नेता है, जो सामुदायिक नेता को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। सामुदायिक नेता का मतलब वहाँ जो धार्मिक नेता है वहाँ पे उनसे नफरत भरे पोस्टों को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लगाएंगे। कट्टरपंथी वैचारिक समाओं पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करेंगे। अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। अब बहुत काम की बात बताने जा रहे हैं, इसको अच्छे से सुनिएगा। जब भी आप पुलिस ऐसे ड्यूटी वर्दी पहन के ड्यूटी पे खड़े हैं और कोई कंप्लेन आपके पास आ गया तो तुरंत आपकी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, आपको ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी है जो टाइम टेकन हो। टाइम टेकन होने का मतलब जो समय लगता हो, जिसमें समय लगता हो,
ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अरे आपके पास शिकायत आया तो सबसे पहले आप कुछ ऐसा करिए तो उस पीड़ित को तत्काल कुछ निजात मिले। ऐसा नहीं आपने कुछ ऐसा बोला उस पर टाइम टेकन प्रोसेस है। ये कह रहा है अभियोजन को फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। फास्ट ट्रैक क्या है, 2019 में आया था कि जो केस बहुत दिनों से पड़े हुए हैं उन पे थोड़ा सा जल्दी सुनवाई हो। तो आप एक बात बताइए, अगर इस केस को आपने फिर न्यायालय को भेज दिया, न्यायालय को चला गया, तो भले ही फास्ट ट्रैक है तो भी कहीं ना कहीं समय तो बहुत लग जाएगा। और वर्दी पहना के हम आपको इसलिए नहीं खड़ा किए हैं कि कोई अपना शिकायत लेके आ जाए तो उसको न्यायालय भेज देने लगे समय। आपको ऐसी कार्रवाई करनी है जो बहुत टाइम टेकन ना हो, तुरंत उसको कुछ निवारण हो, तुरंत कुछ उसके हल निकले, है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है। अच्छा है लेकिन टाइम टेकन है, समय लगेगा। ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करेंगे। ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करेंगे, किस पे करेंगे और कितने समय तक करेंगे। आप वो आया बोल देंगे चलो हम ऑनलाइन निगरानी कर रहे हैं, अरे वो चला गया, आप कब तक ऑनलाइन निगरानी करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किस पे करेंगे, कितने लोग हैं, तो ये बहुत टाइम टेकन लग जाएगा। ये भी नहीं करना है। नफरत भरे पोस्टों को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त चलाएंगे, पेट्रोलिंग करेंगे। आप बोलेंगे एक काम करो तुम जाओ, हम अब पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये हम पोस्टर वोस्टर हटा रहे हैं, अब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये भी जो है टाइम टेकन प्रोसेस है। और एक की पॉइंट लिख लीजिए, इसको कभी मत भूलिएगा। जब भी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर गांव में दो लोगों के बीच विवाद होता है तो पुलिस आता है, मतलब आप भी आएंगे, तो पता है आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होता है पुलिस का कि उस विवाद को संवाद करके खत्म किया जाए। इस बात को आज दिमाग में खूब अच्छे से रख लीजिए। जब भी आप पुलिस में जाएंगे, जब भी आपको कहीं विवाद में भेजा जाएगा, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी होगी कि प्रयास ये किया जाए कि संवाद से बात खत्म हो जाए, बहस खत्म हो जाए, क्योंकि ये सबसे आसान है और सबसे आसान है और सुलभ भी है। दो पक्ष बात से, समझौता से अगर आपने खत्म कर दिया तो तुरंत खत्म हो जाता है और आसान भी है। तो सबसे पहली जो ड्यूटी होती है आपकी एज ए पुलिस ऑफिसर कि अगर संवाद से बात खत्म हो रहा है तो संवाद से बात खत्म कराइए। उसके बाद का प्रोसेस है, नहीं खत्म हो रहा है तो न्यायालय भेजेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, ऑनलाइन निगरानी करेंगे, ये सारी बातें बात की है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट है कि जो धार्मिक वाले नेता हैं, वो धर्म वाले, इनको अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। इनको बुलाइए और अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। शांति पहल का आयोजन समझ रहे हैं कि हाँ ये धार्मिक शांति कैसे हो, इस पर बात करना चाहिए कि ये गलत है, ऐसे नहीं होता, ये है ऐसे। तो सामुदायिक नेता को शामिल करिए, बुलाइए उनसे, जो नेता हैं अल्पसंख्यक वाले, अंतर धार्मिक वाले, अलग अलग, उनको शांति पहल कैसे होगा इस पे बात करिए, आयोजन करिए। ये सारे बहुत ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ये सारे टाइम टेकन प्रोसेस है। टाइम लगेगा और ये सबसे पहले यही होना चाहिए। प्रयास करिए कि बात बन जाए। अरे क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला करेंगे तो समझ में आएगा। आपकी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए टाइम टेकन ना हो, और सबसे पहले अगर संवाद से बात बने तो बनाया करिए इसे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। मैं पुलिस ऑन ड्यूटी खड़ा हूं और मेरे पास शिकायत आया कि जो है, क्या शिकायत है, कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक है जिनको पड़ोस में एंट्री नहीं मिल रहा है। क्या करूंगा मैं? हर उस विकल्प को हटा दीजिएगा जो टाइम टेकन प्रोसेस होगा। ये नहीं वो आया चलो ठीक है हम करते हैं, नहीं, तुरंत कुछ निवारण करना है। शिकायतों को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। संविधान लगाएंगे, ज्ञान लगाएंगे तो ये है, प्रोसेस है, कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो टाइम टेकन प्रोसेस है, इसमें टाइम लग जाएगा। और वो बेचारा आया है तो उसका कुछ निवारण करिए। पहले तुरंत टाइम टेकन प्रोसेस नहीं अपनाते हैं। ये वाला अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करेंगे। फिर वही बात, मतलब अब आप अधिकारी लाएंगे। आपको किस लिए खड़ा किया था कि आप अधिकारी को बुला के मुझसे करवाएंगे? अरे पहले आप तो कुछ लीजिए, आप तो कुछ करिए, अधिकारियों को बुलाएंगे, ये वाली बात भी गलत है। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करेंगे। जब भी जनहित का क्वेश्चन आएगा
और अगर उसमें विकल्प है संवाद से बात को खत्म करेंगे तो सबसे पहला प्रायोरिटी होगा आपका। ये मेरी बात याद रखिएगा, जिस दिन आप पुलिस की वर्दी पा गए, आप जब भी दो लोगों में विवाद होगा तो सबसे पहला आप यही करेंगे कि लाओ संवाद से ही खत्म करें। ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ये आपके अधिकार में नहीं है कि आपको लगाया इसलिए नहीं किया कि आप अधिकारी तैनात करेंगे, आप खुद निपटेंगे। ये कह रहा है कानून का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटियों के अविरुद्ध जो है मुकदमा चलाएंगे। पहली बात, हाउसिंग सोसाइटी यानी जो घर वगैरह देते हैं, बना लेते हैं बिल्डिंग और उसमें लोगों को सेल करते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं रहता। वहाँ धर्म नाम का कुछ है नहीं कि इन्हें देंगे इन्हें नहीं देंगे, उन्हें देंगे इन्हें नहीं देंगे। वो सबके लिए बराबर है, सब कोई भी वहाँ घर ले सकता है। तो ये तो ऐसे ही बकवास हो गया कि उस बेचारे के ऊपर चलाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करेंगे। उनमें बात करेंगे, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत बात है, हर किसी का हक है, जाने दीजिए, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए, अब गलत मत करिएगा, इसमें से आंसर करिए। हमें लग रहा आंसर आ गया होगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवा बंद करने की धमकी दी। आप क्या करेंगे? मैं प्लांट में ड्यूटी कर रहा हूं, खड़ा हूं, और पता चला वो प्लांट वाले और वो मजदूर हैं, उनके बीच जो है थोड़ा सा वो हो रखा है, सेवाएं बंद कर दी हैं। श्रमिक बोल रहे हैं भाई वेतन वाला विवाद है तो सेवा नहीं कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? नंबर एक, पहले वो हटाइए। कौन सा? पहले वो हटाइए जो हटाने वाला है। व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेता को गिरफ्तार कर लेंगे। अरे किसी को गिरफ्तार करेंगे बेवजह पिट जाएंगे, क्या मतलब है? सबसे पहले पहुंच गया, लाओ गिरफ्तारी कर लेते हैं। अरे ऐसा नहीं। फिर मैं कह रहा हूं सबसे पहला प्रायोरिटी बात करके बात को खत्म किया जाए। लगेगा एग्जाम हॉल में लगेगा, हाँ कर तो सकते हैं। अरे नेता को गिरफ्तार करेंगे, उसके सपोर्टी वाले आके हंगामा कर देंगे, गंदी बात। और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को रोकने के लिए प्रयास का बलपूर्वक रोकेंगे, पूरा बल लगा देंगे, फोर्स बुला देंगे, लाठीचार्ज कर देंगे, ये भी गलत बात है। ये पहले आपको प्रयास करना है, इससे अच्छा कुछ है क्या? आप जुर्माना लगाएंगे। अरे कितनों पे जुर्माना लगाएंगे? ये देखिए सबसे परफेक्ट विकल्प है। उनके बीच विवाद समाधान के लिए संवाद करेंगे। अगर आप यूपीपी का पेपर उठा के देखिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो एक नजर में हो जाता कि संवाद वाले बात है, तो संवाद से अगर बात बन सकती है तो संवाद कर देना है। लेकिन अब विद्यार्थी नहीं पढ़े थे तो उनके अपने ज्ञान के हिसाब से सब सही लग रहा था। लेकिन आज आपको पता चल गया होगा कि एज ए पुलिस ऑफिसर सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि बात करके बात को खत्म किया जाए। अरे क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो बचे हुए सिलेबस है मानसिक रुचि को वो मैं जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते तो हमारा मनोबल भी डाउन होता है। हमें लगता है कि शायद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप कहीं भी जाके देख लीजिएगा, आप किसी चैनल को विजिट करिएगा, इतने डिक्शनरी वे में आपको कोई नहीं कराएगा। मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये बचे हुए लेक्चर जल्दी अपलोड कर दूँ तो आपको शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ताकि हमें लगना भी तो चाहिए कि हाँ आप सच में चाह रहे हैं। अब मुझे लगता ही नहीं है कि आपको ज़रूरत है, तो फिर मैं भी ढिलवाई कर देता हूँ। तो निवेदन है कि अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा उन सारे विद्यार्थियों के पास जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे करिए से। आइए क्या कह रहे हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। कुल मिला के ये है कि जो विधवा महिलाएं हैं या जो है तलाकशुदा है, इनका संपत्ति में अधिकार होता है। अब ये लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो वहां के लोग अपना धार्मिक रीति रिवाज दिखा रहे हैं कि नहीं, हमारे धर्म में नहीं है कि हम आपको दें संपत्ति। और आप ऑन ड्यूटी खड़े हैं, आपके पास ये समस्या आ गया, कोई महिला ही लेके आ गई, क्या करेंगे? यही तो बताना क्या करेंगे। तो आइए क्या करेंगे, पहले उन विकल्प को हटाइए जो नहीं करेंगे। देरी को कम करने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में भेज देंगे। फिर वही बात, आप फिर न्यायालय में भेज दिए,
तो क्या आपको इसीलिए मैंने ड्यूटी दिया है क्या कि आप हर बात को मामले में ही भेजेंगे? अरे कुछ खुद से भी तो निपटाइए। सुविधा दे रखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर बात को भेज रखेंगे। टाइम टेकन प्रोसेस है। लैंगिक अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ, तुम महिला जाओ, मैं जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। अरे जागरूकता अभियान चलाएंगे, पता नहीं फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, किस पे पड़ेगा किस पे नहीं पड़ेगा। टाइम टेकन प्रोसेस है। यदि समुदाय में लंबे समय से स्वीकृत है ये, तो मामले को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। कह रहा है कि अगर उनके वहाँ ऐसा चलता आया है कि धार्मिक आधार पर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, खारिज कर दीजिए, मत देने दीजिए। फिर वही बात, फिर तो गंदगी बनी रह गई। आपको पता है वो गलत कर रहा है, अपने धर्म के नाम पे गलत कर रहा है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको संपत्ति नहीं दिलाएंगे तो फिर तो गलत है, गंदी बात बनी ही रह गई। तो ये कहना भी गलत हो जाएगा। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानून का हवाला देना चाहिए। अब उनको बताना चाहिए कि भाई ये जो आप रीति रिवाज बता रहे हैं, अब वो कानूनी अधिकार है, 300A कानूनी अधिकार है, उसका अधिकार बनता है, आप दीजिए उसे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी आप पे। अब यहाँ बातचीत का कोई गुंजाइश था नहीं, बातचीत का कोई गुंजाइश था नहीं, और ये सब टाइम टेकन प्रोसेस है, तो उसको एट ए टाइम कुछ मिले, सहूलियत मिले, उसके लिए डी नंबर परफेक्ट है। वो डरेगा जरूर, उनको देगा। ठीक है, चलिए इसे करिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। आप क्या करेंगे? कितने क्वेश्चन और बच रहे हैं? चलिए, हमें लग रहा है 4 बच रहा है ना, 4, ठीक है, 5। चलिए 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर खत्म करते हैं मामला। चलिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है। आप क्या करेंगे? मतलब है क्या, आप ऑन ड्यूटी खड़े हैं और आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप प्रोफाइलिंग पक्षपात कर रहे हैं। अब प्रोफाइलिंग पक्षपात का मतलब वही हो गया हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख वाला बात कि चलो मैं हिंदू हूँ तो हिंदू वाले को थोड़ा सा वरीयता दे दिया, मुस्लिम वाले को रोक दिया, या मुस्लिम हो तो मुस्लिम वाले को वरीयता दे दिया, हिंदू वाले को रोक दिया। तो ऐसा ही हमें प्रोफाइलिंग, हम पुलिस एज ए पुलिस ऑफिसर डिप्लॉयड थे और हमारे ऊपर प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लग गया। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं बताऊँ, दुनिया का हर मर्ज का सबसे पहला इलाज है कि बात से बात को ख़त्म करना चाहिए। इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। क्या करना चाहिए? गिरफ्तारी डाटा की समीक्षा करके चिंता को स्वीकार करना चाहिए। क्षेत्र में विविधता कोटा लागू करना चाहिए। अब हम कोटा लाएंगे इनके लिए वो बिंदुवश खतरों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाएंगे, निगरानी बढ़ा देंगे, आगे खतरा ना हो जाए मेरे लिए। और कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। सबसे परफेक्ट काम, सबसे परफेक्ट काम कि आखिर ये आप जो भी मुझ पे लगा रहे हैं, प्रोफाइलिंग पक्षपात का जो भी आरोप लगा रहे हैं, हम इस पर सामुदायिक चर्चा करेंगे और चर्चा करके समझेंगे क्या हमने सच में किया है, नहीं किया है। इस बात को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए, सबसे परफेक्ट है। अरे क्लियर है? तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए और ये आपको भविष्य में भी करना है। कभी भी बात बिगड़े तो सबसे पहले आप बातचीत को ही सहूलियत दिया करिए। ठीक है, चलिए करिए इसे क्या करेंगे? उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत राजमार्गों पर बाधा उत्पन्न करने वाले ढांचे जैसे मंदिर मस्जिद आदि हटाए जाने में ऐसे एक जिले में जिलाधीश द्वारा ऐसे एक स्थल पर कार्यवाही की जाती है। आप यदि उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं तो कानून व्यवस्था भंग न होने के लिए आप क्या करेंगे? है क्या? सुनिए, मैं बता देता हूँ। उच्च न्यायालय से आदेश आया है कि एक राजमार्ग बन रहा है, अब उस पर मंदिर और मस्जिद है तो उनको हटाना पड़ेगा। तो उनको हटाने के लिए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और वो आपको अपने साथ पुलिस अधिकारी के रूप में लेके गए हैं। मतलब जब जिला अधिकारी जाता है तो पुलिस अधिकारी जाएंगे। अब आप वहाँ क्या करेंगे? क्योंकि अगर मान लेते हैं अब किसी का राजमार्ग से मंदिर या मस्जिद हटेगा तो विरोध तो होना ही होना है। तो जिला अधिकारी के साथ आप पुलिस वाले गए हैं, आप क्या करेंगे? नंबर 1, पहले उनको हटाइए। स्थानीय धार्मिक नेताओं के नाराज होने से डर से कुछ नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। नेताओं से कौन सा डर लगा है? जो आदेश है विकास करना है, हटाना है मतलब हटाना है। नेताओं से किस बात का डर लगा हुआ है? आप डरने के लिए थोड़ी पुलिस बने। एक दूसरे थाने में अपना तबादला पोस्टिंग करा लेना है, अरे ये सब गंदी बातें हैं, काम से बचना नहीं है। ये दोनों तो गलत। ये दोनों देखिए,
पुलिस कर्मियों का एक प्लाटून देकर उस क्षेत्र के मार्ग से स्थित धार्मिक स्थल को ध्वस्त करने का आदेश देंगे और स्थानीय नेताओं को राजमार्गों के महत्व के बारे में विश्वास दिलाएंगे और उनकी सहायता से धार्मिक स्थल को स्थानांतरित करेंगे। इन दोनों में कौन सा सही है? तो ये वाला गलत है। कह रहा पुलिस कर्मियों के एक प्लाटून लेकर जाएंगे और धार्मिक स्थल को ध्वस्त कर देंगे। अरे आप एज ए पुलिस आपको नहीं जाके ध्वस्त करना है कि मेरे 4 बटालियन आओ चलो ध्वस्त कर देते हैं। अरे ध्वस्त करने के लिए बाबा जी का बुलडोजर है, वो करेगा ध्वस्त, आपको बस वहाँ सिक्योरिटी देनी है। आप क्यों जाएंगे ध्वस्त करने? ये एकदम परफेक्ट आंसर है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको बताएंगे, इसके महत्व को समझाएंगे कि भाई राजमार्ग से विकास मतलब हमारा विकास, हमारा विकास, और हमारा विकास मतलब आप सबका विकास, और इससे ये फायदाएं हैं, हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, रोजगार बढ़ेगा, विश्वास दिलाएंगे और उनकी सहायता से धार्मिक स्थल को हस्तांतरित करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? इससे विकास होगा, मंदिर के लिए बढ़िया, हमारे लिए बढ़िया। ठीक है, चल ये वाला सही हो जाएगा। ये वाला देखिए, बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय में गरीब, शोषित और उपेक्षित समूह के हित का प्रभावित हो जाता है। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका क्या कर्तव्य है? अपने कार्य, देखिए यहां पहले ये समझिए, ये कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, बहुधा यह देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीबों, शोषितों और उपेक्षित समूह के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपका क्या कर्तव्य है? आपने देखा होगा अभी राम मंदिर वाला जब निर्माण वाला आया था केस, तो वहाँ राम मंदिर के निर्माण में एरिया की ज़रूरत थी, तो आर्थिक विकास हो रहा था तो जगह की ज़रूरत थी, तो वहाँ से झोपड़पट्टी हटाने पड़े, जो छोटे मोटे रोजगार थे वो हटाने पड़े, तो इसमें कहीं ना कहीं गरीबों का थोड़ा सा अहित हुआ। तो ये कह रहा है जब देश का आर्थिक विकास होता है तो गरीब, शोषित और उपेक्षित समूह के प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में आप पुलिस वाले हैं तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? गरीब, शोषित और हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, कानूनी अंकुश लगाएंगे जो गरीबी विरोधी हो, और वर्गों का संरक्षण प्रदान करेंगे। और ये वाला, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से और समझिए, जिस दिन आप ये वर्दी पहनेंगे ना, आपने कभी देखा है, कभी देखा है आज तक पुलिस या फौज वाले को धरना देते हुए? आप हर विभाग को देख लेंगे, डॉक्टर को देख लेंगे, टीचर को देख लेंगे, हर कोई धरना दे देता है कि मेरी मांगे पूरी करो तभी ये काम करेगा। लेकिन आपने आज तक पुलिस को और फौज वाले को धरना होते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जिस दिन ड्यूटी पे साइन करते हैं उसी दिन ये बाधित हो जाते हैं कि उनको जो आदेश दिया जाएगा उतना उनको करना ही करना है। तो जब आप एज ए पुलिस ऑफिसर हैं, आप एक पुलिस ऑफिसर के रूप में तैनात हो गए, तो फिर आप कुछ नहीं, जो आदेश है वही आपको करना है। विद्यार्थी को क्या लगता है, पेपर देते समय वो भावनाओं में बह जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो पुलिस है, और जब वो पुलिस है ये बात भूल जाते हैं तो लगते हैं गरीबों के लिए आवाज़ उठाने। अरे नहीं, आप पुलिस अधिकारी हैं और आर्थिक विकास हो रहा है, तो नहीं सोचना है, जो आदेश है उसका पालन कराना है। ये नहीं कि आप लगे हक के लिए आवाज़ उठाने, सिक्योरिटी देना ही छोड़ दिए, योजना का विरोध करने लगे या उनको संरक्षण प्रदान करें। आपको अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखना है। ऊपर से जो आदेश है उसका पालन करना है। ऊपर जो बैठे हैं उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, उनको ये पता है ये जो विकास हो रहा है इन्हीं से आगामी दिनों में इनका भला होगा। तो आप भूल मत जाइएगा कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं। क्लियर? चलिए करिए से। इसे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के विधि व्यवसाय से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा? ये थोड़ा सा संविधान वाला क्वेश्चन आ गया, और जैसा कि अब मैं बता दूं तो अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 में हमें 3 अधिकार दिए गए हैं कि अगर हमें कोई गिरफ्तार करता है तो वारंट दिखाए, या अगर हमें गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करें, और तीसरा कि हम अपने पसंद का वकील कर सकते हैं। तो एक संविधान वाला क्वेश्चन आ गया कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का विधि व्यवसाय से परामर्श लेने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 22 में। अरे क्लियर है? ठीक है, इसकी शॉर्ट लीजिए। अरे क्लियर है? चलिए, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, एक बात और अच्छे से खूब समझ लीजिए, इस बात को दिल दिमाग में बैठा लीजिए। आप जब भी पुलिस ऑफिसर हैं और आपके सामने कोई समस्या आता है
तो आप प्रियॉरिटी क्या रखेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपकी जो प्रियॉरिटी होगी, सबसे पहली जो प्रियॉरिटी होगी, आप सोचेंगे संवाद से बात बन जाए, संवाद से बात बन जाए, सबसे पहला प्रियॉरिटी होगा। अगर विकल्प है कि बातचीत से बात बन सकता है तो बनाइए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं, आप क्या करेंगे एज ए पुलिस ऑफिसर? तो पहले तो हम यही सोचेंगे भैया संवाद से ही बात बन जाए। अच्छा, अगर विकल्प नहीं है संवाद वाला, फिर उस भीड़ पे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो दूसरा प्रियॉरिटी देते हैं हम आंसू गैस का। फिर हम आंसू गैस का प्रयोग करते हैं ताकि उस भीड़ को हटाया जाए। उसके बाद जब बात नहीं बनता है तब हम लाठी चार्ज करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, एज ए पुलिस ऑफिसर ये प्रियॉरिटी हमेशा रखिएगा। अगर कभी दो लोगों में, दो ग्रुप में बहुत भयानक लड़ाई हो गया, बहुत भयानक लड़ाई होने वाला है, तो सबसे पहला प्रियॉरिटी आप ये दिया करिए, एज ए पुलिस ऑफिसर उनके हेड और उनके हेड को बुला के क्या करिए, उनके हेड और हेड को बुला के संवाद करके इस मुद्दे को समाप्त करिए। अगर नहीं है विकल्प संवाद वाला और भीड़ पे कंट्रोल करना है, तो आप ये नहीं सबसे पहले लाठी ही उठा लिए। प्रैक्टिस सेशन में मैं कराऊंगा, आप वीडियो को शेयर करिए। आप जब से कहेंगे मैं डेली प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा 55 क्वेश्चन रीजनिंग का, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। संवाद वाला ऑप्शन नहीं है और भीड़ पे कंट्रोल करना है, उपद्रव मचने वाला है, तो आंसू गैस का प्रियॉरिटी रखना, ये नहीं लाठी उठा लिए। उसके बाद नहीं हो रहा है तो लाठी चार्ज पे जाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इसका कर लीजिए। अब हमें लगता है ये सब कर ही ले जाएंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने का रिपोर्ट करता है, आप क्या करेंगे? ट्रांसजेंडर समझ रहे हैं, ट्रांसजेंडर समझ ही रहे होंगे, तो इनको भी अधिकार है, जैसे हमें आपको, इनको भी अधिकार है। तो अब इनके उल्लंघन हो रहा है, इनको अधिकार नहीं दिया जा रहा है और आपके सामने आया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपके सामने कोई ट्रांसजेंडर आया और बोला भैया मेरा ये अधिकार है और मेरे ये गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, नहीं मिल रहा है अधिकार, तो विकल्प नंबर 1 मानव अधिकार को भेजेंगे। बोलिए 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 बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर गलत, क्यों? सर टाइम टेकन प्रोसेस है, समय लगेगा। अच्छा, ये वाला अभियान चलाएंगे, सर टाइम टेकन प्रोसेस है, समय लगेगा। स्वयं सेवक की नियुक्ति करेंगे, आप कौन होते हैं नियुक्ति करने वाले? आप पुलिस अधिकारी हैं, आप कौन होते हैं नियुक्ति करने वाले? तो ये गलत। बातचीत वाला गुंजाइश है नहीं। अपराधियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे, अब ठीक है। अगर कार्रवाई करेंगे, जो गलती कर रहा है, जो उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, उनके साथ ये कार्रवाई करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमें लगता है ये आखिरी क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जनहित खत्म होता है और मैं बहुत अच्छे से, मैं मानता हूं मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि एज ए पुलिस ऑफिसर हमारी ड्यूटी क्या होती है। सबसे पहले जब भी कोई विवाद है तो हमें बातचीत से मामले को सुलझाना चाहिए। दूसरी बात, बातचीत से ही सुलझाना चाहिए और ऐसा कोई एक्शन ना ले जो समय लगता हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में बोलेगा आप वहाँ पुलिस के अधिकारी के रूप में खड़े हैं, अधिकारी के रूप में खड़े हैं, तो वो आ रहा है तो आप ठीक है जाओ, मैं ऐसा करूँगा नहीं, कुछ ऐसा करना है तत्काल उसका निजात मिले। और उसका एक सबसे बढ़िया होता है संवाद कराना, ठीक है। हाँ, अगर मान लेते हैं दो विरोधी भिड़ रहे हैं या भीड़ बेकाबू हो रहा है, आपको कंट्रोल पाना है, तो सबसे पहले बात प्रयास करिए संवाद से बात बन जाए, नहीं तो फिर आंसू गैस और उसके बाद लाठीचार्ज तीसरा प्रायोरिटी रखता है, ठीक है। और बाकी इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे आपको प्रैक्टिस सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। हमें अब लगना चाहिए कि आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, तो जितने बचे हुए टॉपिक है मैं जल्दी जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।